बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौसम की, तो इस टाइम जो मौसम है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। इसी तरह लोगों के मिजाज की भी अगर बात करें तो काफ़ी तलखियाँ आती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो तल्ख हो रहे हैं, मोहब्बतें कम हो रही हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमें मोहब्बतों की तरफ वापस आना है। इस टाइम अगर हम थोड़ी सी सियासी सूरत हाल पे बात कर लें तो इस टाइम हमारी जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गर्म। कल के जो वाक़यात हुए उससे भी जो है दिल एक अजीब सा खौफ में आ गया है कि हमारे मुल्क में आखिर चल क्या रहा है। इस टाइम क्या इस तरह की सूरत हाल चल रही है कि हर बंदा परेशान है। हम बात करते हैं कि इस टाइम ऑलरेडी एक चीज़ें हमारी चल रही हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग बहुत परेशान हैं, एक आवाम बंदा जो है वो पिसकर रह गया। उस दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी तक हमारे मुल्क में जो है लड़ाई झगड़े और इस तरह के जो कारकुन हैं, जो जिस भी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाना और फिर उन्हें मार देना, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही। बहुत ही अजीब सूरत हाल है। इसमें हम लोगों को जो अपना रोल प्ले करना चाहिए, मैं समझती हूँ हर शहरी की एक जिम्मेदारी है और अपनी उस जिम्मेदारी को इंसान को पता होना चाहिए कि उसने अपने मुल्क के साथ किस तरह चलना है। तो जो हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ इन चीज़ों को अब बंद कर दें। किसी के घर का चिराग बुझ रहा है, किसी के घर में कुछ हो रहा है, तो इस सियासी सूरत हाल को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों के ऊपर थोड़ा सा रहम खा लें, लोगों के बारे में कुछ सोच लें, इस आवाम के बारे में सोच लें। आप लोगों को तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे फ़र्क पड़ेगा। इसी के साथ, इस मैसेज के साथ जो है अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, सियासत पे भी बात होगी थोड़ी, तो आज उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी बाबू नफीस अहमद अंसारी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी जुनैद अनवर, जो कि हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जुनैद? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। अच्छा जी, आज मुल्तान की टॉप स्टोरीज भी डिस्कस होंगी, सियासी सूरत हाल पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि बात होगी। सबसे पहले जान लेते हैं सर, सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस टाइम जो सियासी सूरत हाल चल रही है, कल के भी जो वाकयात हुए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया रोही का, और इस खित्ते का बहुत बड़ा चैनल है और हमारी इस खित्ते की आवाज़ है। अल्लाह मियाँ और तरक्कियाँ दे। सूरत हाल ये है कि आपने तमहीदी कलमात में हुक्मरानों का जिक्र किया है, उसके साथ एक पॉलिटिकल वर्कर्स का तशद्दुद के हवाले से बात की है। इसमें हमेशा मेरा 50 साल तजर्बा है सियासत का, इलेक्टेड सियासत का भी, और वैसे भी एक सरगर्म कारकुन रहा हूँ, सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ। ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। कल के वाक़यात अपनी जगह, लेकिन कानून और आइन का एहतराम हम सब का फ़र्ज़ है। बिल्कुल है। ख़ासकर वो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी तरफ से एक जुलूस के मतलब कहा गया कि हम आज एक रैली का एहतमाम कर रहे हैं, उन्होंने गालबन किसी से परमिशन नहीं ली थी। अंडर दी सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा काम हो सकता है। उनसे एक तो परमिशन नहीं ली, दूसरा ये था कि जो मैं समझता हूँ ख़वातीन का आलमी दिन था और रूट भी गालबन वही थी। अब 144 इम्पोज कर दी गई, दैट इज हेड बाई डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उन्हें चाहिए था कि मुज़ाकरात करते कोई ऐसा रास्ता निकालते। सिर्फ ये कह देना कि तशद्दुद हुआ, तशद्दुद के हवाले से जो हमने रिपोर्टिंग पढ़ी है और जो कुछ देखा है उसके हवाले से आपके 13 के करीब जो पुलिस पर्सोनल हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें अप टू लेवल ऑफ DSP हैं। और जिस तरह ये उनकी हुआ है उसमें दो राय आ रही हैं कि एक स्टूडेंट, तशद्दुद हर जगह जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक पॉलिटिकल वर्कर बहुत बड़ा सरमाया होता है, बिल्कुल, लेकिन उसको यूज करने के लिए कम से कम ये है कि पॉलिटिकल हेड्स जो हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ अच्छे कलमात कहे हैं, मैंने हमाद की
अहमद हजरत को मैं वेलकम करता हूँ इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आराम से पुरअमन तौर पर मुंतशर हो जाएंगे, उसमें कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे। ये एक अच्छी राय थी, क्योंकि जिस तरह आपने फरमाया कि गर्मा गर्मी है, सियासी पॉलिटिकल हाई अप्स है, उसके साथ कुछ मसाइल हैं, पॉलिटिकल के साथ साथ कोई माशी मसाइल हैं, महंगाई इतनी है, रूज पर है। हाँ, और हर बंदा परेशान है ना, तो उसके बावजूद भी लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं वो इस हवाले से। लेकिन जाहिर सी बात है हम लोगों को अब इस पे मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हम तो इस चीज से ही, हम तो, हमारे जो हुक्मरान है वो सियासी इक़्तिदार के चक्करों से बाहर ही नहीं निकल रहे। बस एक वो कहते हैं ना, एक कुर्सी की पीछे बस सब लगे हुए हैं कि बस किसी तरीके से हमें कुर्सी मिल जाए और बस हम उस पर आके हुक्मरानी करें। कोई मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा, कुछ अवाम के बारे में नहीं सोचा जा रहा। जुनैद से भी जानते हैं, जुनैद आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत नफीस अंसारी साहब ने बड़ी वजाहत के साथ और बड़ा बैलेंस इसके ऊपर अपना वो एक तज़किया दी है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कल का दिन ख़ास तौर पर इस हवाले से उन्हें नहीं रखना चाहिए था। बहुत साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये ख़वातीन मार्च जो था, वो औरत मार्च जो है एक, उसके रूट के ऊपर मतलब तहरीक इंसाफ ने भी अपनी जो रैली है उसका इनेकाद किया, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर ये ख़ास तौर पर जो औरत मार्च है, एक मखसूस तबके की ख़वातीन जो है इसके ऊपर वो मार्च में होती हैं। और मुल्तान में भी जो कल जब मार्च था तो इस वजह से सिक्योरिटी के ख़ास इनके ऊपर एक वो होता है कि रोड को ब्लॉक रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ना किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी इस मार्च को ज़्यादा देनी पड़ती है उन्हें। तो यही कल तहरीक इंसाफ के वक्त भी था कि उन्हें रोका गया कि ये ख़वातीन मार्च है, दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, और उसके अलावा था कि आप अपना जो रैली है उसको कुछ दिन आगे ले जाएं, या कम से कम बैठकर बात की जा सकती थी कि रूट जो है वो तब्दील किया जाए। अब इसमें यह है कि कारकुन की यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुन की एक शहादत हुई है, एक बहुत बड़ा अलमिया है। वहीं पर दूसरी जानिब जो पुलिस एहलकार हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इस हवाले से कल का जो वाक़या है वो इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है। पाकिस्तान की सियासत ऐसे वाक़यात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मतलब जमहूरियत के अंदर और जो पुरअमन जिद्दोजहद करने की हर किसी को जो है वो हक हासिल है, मगर टेबल टॉक भी ज़रूरी है। हाँ। अगर कल टेबल टॉक की जाती, इंतज़ामिया की जानिब से भी अगर बेहतरी की जानिब जाया जाता और इंतज़ामिया भी किसी हद तक उनको मनाने के लिए या उनके पास टेबल पर उनको लेके आने में कामयाब हो जाती और वो आ जाते, तो कल का ये वाक़या ना होता। तो इससे बड़ा मतलब जुल्म क्या हो सकता है कि एक बारिश शख्स था और उसका जवान बेटा जो है वो अल्लाह के पास जो चला गया, उसका बल्कि किसी को अगर कहा जाए कि उसका कत्ल हुआ तो वो भी गलत नहीं होगा। उससे बड़े जुल्म ये था कि हमारे यहाँ अगर ताज़ियत के लिए कहीं जाया जाता है तो वो जाया जाता है, मगर कल हमने देखा कि एक ताकतवर आदमी ने ताज़ियत करने के लिए या कुछ कलमात कहने के लिए उसके वालिद को अपने पास बुलाया, इमरान खान साहब ने, जबकि उसके बेटे की मैयत अभी घर मौजूद थी। तो ये हमारी सियासत जो है, एक जो इसके अंदर जो दिल है वो पत्थर का दिल है कि उसके बेटे की मैयत घर मौजूद है और इमरान खान साहब ने उसके वालिद को जो है अपने पास ताज़ियत के लिए बुलाया हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक अजीब सी सूरत हाल है ना। हम अब एक ही चीज को बार बार मैं तो समझती हूँ कि हम लोग दोहराए ही जा रहे हैं। हालांकि लोगों को इसके सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए, या हमारे हुक्मरानों को इस बारे में एक सोचें कि अब बस कर दें। लेकिन इस तरीके से तो लोगों की जो जानें जा रही हैं, लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं, तो ये तो बड़ा एक समझ लें कि लोगों के लिए बड़ी परेशान करके लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये चीज़ें भी फेस करनी है तो मेरे ख्याल में मुल्क में तो कभी भी बेहतरी और तब्दीली नहीं आ सकती। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि हुक्मरानों को जो सेटअप पंजाब में वो केयर टेकर है, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इलेक्शन को मुनक्कद कराना है ट्रांसपेरेंसी से, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, बिल्कुल आइन के मुताबिक। हाँ जी, अब वो हम में भी एक है, पीपल पार्टी में भी है, पॉलिटिकल पार्टीज में, हाई एफ में, उनमें कोई ऐसी इम्तियाज नहीं। सूरत जो चल रही थी वो एक लेके चलते हैं। पाकिस्तान में चंद बरसों से एक बहुत बड़ा एक अनरेस्ट आ गया है, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनके दरमियान, पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत बड़ा एक NGOs होती हैं जिनमें से एक कवायदो जवाबत के तहत चलना पड़ता है। और इसमें जो है आपका आर्टिकल 25 जो है वो क्लियर है कि एसोसिएशन का राइट्स तो देता है हमारा आइन। उसके तहत उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस
रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब उसके तहत एक काम हुआ, जिस तरह फरमाया 1 साल आप तैयारी करते हैं, उसमें भी 2 राय हैं, उसमें कोई बाहर से आ सकता है, जिस तरह कुछ पॉलिटिकल अपनी मजहबी जमातों ने एक था कॉल दी थी कि उसे हया के नाम पे मनाया जाए, कुछ वो थी। इसमें तो हर आदमी का अपना राइट है, राइट दिमाग का सोच है, जिसमें से कोई लिबरल हैं, कुछ हमारी मजहबी बच्चियां हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, लेकिन जो हमारी बेटी हैं जिस तरह है उसको से हट के जहां तकद्दस का मामला आ जाए, इन्होंने जो देखा गया है उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह की पहले भी आदत है, ये नहीं कहता, बड़े बड़े बातें आई हैं। मुझे याद है कि 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की गई थी, शहीद की, तो उस वक्त वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और मौलाना नूरानी साहब जो कि कौमी इत्तेहाद के लीडर थे, वो उस एयरपोर्ट से आ रहे थे, उनके साथ लोगों ने रोड का गुस्ताखी की। भुट्टो साहब ने उसी वक्त वेलकम किया और कहा कि जो कुछ हुआ मैं इससे इंतहाई अफसोस के साथ, अगर मैं उनकी जगह होता तो रास्ता तब्दील कर लेता। एक पॉलिटिकल एक जुलूस जाना है, उसमें ये देखा जाए कि उसका रिसेप्शन किस तरह है, और लेडीज के लिए तो खास है, अगर एक पत्थर मार दिया जाए तो उससे हालात ख़राब हो जाते हैं, और उसमें बड़ी बड़ी तरीक़ें ऐसी चली हैं जिससे कि कौमों की किस्मत के फैसले हुए, तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए थी। एक शरारत है पीछे से, मैं नहीं कहता कि इसमें उनके हेड ऑफ दी पार्टी का, लेकिन हेड ऑफ दी पार्टी अपना जो ग्राउंड है अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर शाम को उन्हें खतरा आ गया कि उन्हें कॉल दी गई है, मैं देख रहा था टीवी पर लिखा था कि वो रेड जोन कि रेड लाइन्स के आगे नहीं आ सकते। ये कोई कौम है जहाँ एक फैसला हो कि एक आदमी अपनी मर्जी का ले? नन इज अबव लॉ, एवरीवन इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, उसको एहतराम करना चाहिए एक आदमी के से। और फिर उनकी तरफ से जो मैं कहता हूँ बात नहीं है कि जो उनकी तरफ से जो मैसेज आए गए कि फौरन पहुंचो, इमरान को खतरा है, अरेस्ट का खतरा है या किसी को, ये मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि इस मामले को ठंडा किया जाता है, ये उन्होंने बुलाया गया है और देखा जिस तरह मैंने देखा खुद, अब लेडीज़ भी और वो जेंट्स भी थे जो थे, वो बड़े मुश्तल तरीके से सोटियाँ उठाई हुई हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं और ऐसे करके गलत किस्म के नारे लगा रहे हैं। ये एक सियासतदान को क्या, एक मजहबी, मेरे रसूल ने फरमाया था कि अगर एक नजायज़ एक का कत्ल हो जाना एक इंसानियत का तल्लक किसी से, वो मेरी नज़र में काबा से भी। सर आप नहीं समझते ब्लेमिंग गेम्स और ये चीजें अभी तक चलाई गई है, अभी तक चल रही हैं? अगर हम नून लीग की बात करें, अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, चाहे हम तहरीक इंसाफ की बात करें, तो अभी तक यही चल रहा है। आप जाने ये सबसे गलत हुआ है पॉलिटिकली, आप जाने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। इनके आदमी अगर आके उनको कॉन्फिडेंस नहीं लेते, और उनका खुद कहना कि मैं 3.5 साल इक़्तिदार में रही रहा, सब कुछ तो फौज कर रही थी, सब कुछ वो कर रहे थे, और अभी ब्लेम आया कल भी मरियम का, बीबी का, उनका अपना नून का भी आया कि वो जो थे वो सब कुछ वही कर रहे थे, फैज़ उम्मीद कर रहे थे। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर ये बात है तो इसको कटहरे में आना चाहिए कि ये कि उनके ये तो सर फिर वही बात आ गई ना, वो कहते हैं कि बाजवा साहब की हमारे पास ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, कुछ वो ये तो अभी ये चीजें चलती आ रही है ना। हम तो इन चीजों को, हम तो ये चाह रहे हैं कि इस टाइम अब इन चीजों को छोड़कर अब पाकिस्तान के मुल्क के बारे में सोचें, कुछ आगे बढ़े, कुछ इस तरफ आए कि कोई आवाम को रिलीफ मिल सके, कोई आवाम सुख का सांस ले सके। और ऐसा होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में, ऐसी टेंस इससे ज्यादा टेंस थी जब कौमी था हमारे पास पीपल्स पार्टी का टिकट का कौमी असम्बली का, मेरे वालिद साहब बाबू अंसारी उम्मीदवार थे, वहाँ उसका वजूद नहीं था। भुट्टो साहब ने सही फरमाया शहीद ने कि देखो जो एक्शन है इसमें इस्लाम का जिक्र है, हमारा निज़ाम मुस्तफ़ा की तारीख चलाई गई, कोई तैयार नहीं था बैठने को। लेकिन बात ये होगी क्योंकि उससे सेंसिटिव, उसको हमारे पॉलिटिकल लीडर सेंसिटिव थे, बैठे किनके कहने पर बैठे हुए, सऊदी अरब के शाह ने कहा, यहाँ के सफीर ने बैठाया और कामयाब होकर मुज़ाकरात, लेकिन जिन्होंने आना था वो आ गए। आप पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहेंगे इस टाइम जो जनूबी पंजाब में सूरत हाल? हमारी तो एक सिस्टम है, आसिफ जरदारी साहब भी आए, हम तो पॉलिटिकली, पहले आसिफ जरदारी साहब का हमारे को चेयरमैन का जिक्र हो जाए, तो हम तो पॉलिटिकली जो एक हमारी पार्टी तो एक तारीखी जमात है। जिस तरह मेरी नज़र में पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस खित्ते में, जो कि हम कहते हैं तरक्की वजीर से भी थोड़ा कम था, गैर तरक्की याफ्ता था, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो है उसी तरह है जैसे मैं रूस के इनकलाब की बात करूँ, चीन के की बात करूँ, या फ्रांस के इनकलाब की बात करूँ, या ईरान के जदीद दौर में इनकलाब आया, ये इनकलाबी बात थी है। और उसके में आपने देखा कि हम
जिस तरह आपने अभी फरमाना इस बात पर कि 85 के इलेक्शन में हमारी चेयरमैन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि हमने गलती की, किसी भी पॉलिटिकल सेटअप में आके, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमने इसमें बाइकाट करके गलती की, इसलिए हम तैयार हैं, इस सिस्टम में भी तैयार हैं। हमारे मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बिहाड़ी में तशरीफ ला गए, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग भी की, कई मीटिंग्स हुई, बल्कि वहाँ इतनी मसरूफियत थी उनकी कि हमें पहले 3 बजे बुलाया गया, उसके बाद कहा कि अगले दिन आप 11 बजे आए। हमने एक उनका दौरा है जिससे हम जनूबी पंजाब पर खुसूसी तौर पर फोकस कर रहे हैं। अभी जो उनके बयानात आ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? मतलब किसी बयान की बात की या उन्होंने हुब्बुल वतीनी की बात ना की, नौज बिल्ला, या कोई और, एक बयान तो सारे आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए जब भी हो। लेकिन देखिए ना, इसमें सेटअप जो है वो तो करना है, हम पॉलिटिकली तैयार है सेटअप में, उस हमारा होमवर्क क्या, हमारा मुकम्मल तौर पर मुकम्मल है, पेपर वर्क भी और इस तरह भी, ये तो वहां से बैठ के कर रहे हैं। इमरान खान मैं अकेला फैसला करूंगा, अल्लाह के फैसले से करे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पॉजिटिव आपको रिजल्ट देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान। हाँ, जमहूरियत की बात तो हमेशा हम रही है, लेकिन आज तक वैसे जमहूरियत के हवाले से हमें उस तरीके से काम नजर नहीं आया, माजरत के साथ। जुनेद से भी जानते हैं, जुनेद आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बीट ऐसी है, सियासत पे आप सब कवरेज कर रहे होते हैं, क्या देखते हैं इस टाइम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जनूबी पंजाब में, उसकी क्या सूरत हाल है? उस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ नहीं हैं जिस तरह होनी चाहिए थी, या इसके साथ साथ अगर हम तहरीक इंसाफ की भी बात करें और फिर साथ ही मुस्लिम लीग नून की भी? आसफा, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वजूद किसी दौर में रखा करती थी, मगर बावजूद के साथ, माजरत के साथ, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है पंजाब के अंदर, और ख़ासतौर पर अपर पंजाब से जनूबी पंजाब में कोई कदरे बेहतर है, मगर फिर भी पीपल्स पार्टी की विनिंग पोजीशन में हमें नज़र नहीं आती। साउथ पंजाब के अंदर भी देखा जाए, हाँ कुछ सीटों पर गिलानी ख़ानदान का क्लेम है, मगर वो यूसुफ रज़ा गिलानी की अपनी पोजीशन है, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, तरक्याती काम भी उन्होंने करवाए, यकीनी तौर पर डेवलपमेंट भी, एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ लोग भी साथ जुड़े होते हैं, तो उनका तो एक है, मगर उसके अलावा कुछ ख़ानदान और मखदूम अहमद महमूद हैं रहीम यार खां में, उनकी एक अपनी एक हैसियत है, उस हैसियत की बुनियाद पर अगर उनकी कोई नशिस्त निकलती है तो निकलती है। अदरवाइज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी ख़ास तौर पर बात कर, ज़िला मुल्तान की बात की जाए तो बतौर कोई कारकुन या रहनुमा पीपल्स पार्टी का कोई हमें कोई अच्छी पोजीशन में इसलिए नज़र नहीं आता कि पीपल्स पार्टी की जो बड़ी वजह है कि जो 5 साल दौरे हुकूमत था, उसके बाद से पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रखती उस भाई। अब साबिक सदर आसफ अली जरदारी का जो दौरा बिहाड़ी है वो एक मुतहरिक दौरा था, वहाँ पर उन्हें बिहाड़ी से इलेक्शन लड़ने की भी ऑफ़र की गई कि आसिफ जरदारी बिहाड़ी से इलेक्शन लड़ें। वहाँ पर हमें देखा जनूबी पंजाब भर से पार्टी कारकुनान और लीडरशिप भी आई हुई थी, मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी रहा। इसके साथ साथ 2 मकामात पर वर्कर कन्वेंशन का भी इनकाद किया गया, मगर वर्कर कन्वेंशन में कोई खासी बड़ी तादाद लोगों की मौजूद नहीं थी। तो इस वजह से दौरा तो तंजीमी लिहाज से तो उसको हम कामयाब कहेंगे कि सिटी के अहदेदारान, ज़िले के अहदेदारान, अलाइड विंग और इसके साथ साथ दीगर जो पार्टी शख्सियात थी वो आसिफ जरदारी से मिली भी और हिदायत भी नहीं होगी, मगर अगर अवामी सतह पर उसको देखा जाए तो कोई उस दौरे का कोई खातर खा जो है वो कोई बड़ा हमें इवेंट नज़र नहीं आया। तो पीपल्स पार्टी की जनूबी पंजाब में ये पोजीशन है। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, जो जिस तरह बाऊ साहब हैं, इस तरह दीगर जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी पर वक्फ की, उनको जो है वो तंजीमी ओहदे भी मिलने चाहिए और उनको आगे आने की जो है वो क्योंकि हमने अक्सर मौका मिलना चाहिए। अक्सर देखा है ना, पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो नाराज ही नजर आते हैं। नाराज इसी वजह से नजर। अब बात की जाए मुल्तान की तो गिलानी खानदान जो है वो इस टाइम पीपल्स पार्टी को पूरे साउथ पंजाब में और खुसूसन नेशनल लेवल पर भी लीड कर रहा है। तो मुल्तान से जो पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी और इसके साथ किसी हद तक तनवीर गिलानी साहब और साबिक वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, 5 नशिस्तों पर तो मतलब गिलानी खानदान जो है वो उम्मीदवार है। हाँ। छठी एक नशिस्त पर अली कासिम गिलानी को सूबाई असम्बली के लिए भी तैयार किया जा रहा है। अगर 6 नशिस्तें सिर्फ एक गिलानी खानदान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लेगा
तो आम कारकुन और आम वर्कर को स्पेस कहाँ मिलेगी। तो पार्टी को इस बारे में भी सोचना चाहिए। तो शायद पीपल्स पार्टी जो है वो अपना यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सके और कोई इंतखाबी दौड़ के अंदर जो है वो शामिल हो सके। सही। और उसके साथ साथ अगर हम नून लीग और तहरीक इंसाफ की बात करें तो इस टाइम क्या मकबूलियत चल रही है, किस पार्टी की ज्यादा है? असम मुस्लिम लीग नून की इस वक्त ये पोजीशन है कि मुस्लिम लीग नून के जो तमाम लीडर हैं, लीडरशिप है, जो उनके टिकट होल्डर्स हैं, वो इस वक्त इलेक्शन से यकीनी तौर पर राह फरार अख्तियार करते नजर आते हैं। उसकी एक बड़ी वजह जो कहते हैं, वो उनका कहना है कि इमरान खान से उन्हें मसला नहीं है, ना वो समझते हैं कि इमरान खान उनकी पॉलिटिक्स पर डेंट डाला है। असल महंगाई है और मुल्क की माशी सूरत हाल है जो उनको एक डिस्टर्ब कर रही है। उनका कहना है कि अगर 245-46 रुपए लीटर पेट्रोल होगा तो इलेक्शन डे पर कौन हमें वोट डालने जाएगा। मतलब कोई 245 रुपए का पहले पेट्रोल परचेज करेगा, फिर वो अपनी मोटरसाइकिल पर सुबह आटे की लाइन में लगेगा, पेट्रोल डलवाने के बाद वो आटा के घर पहुंचाएगा, दिहाड़ी उसकी हो रही, फिर वो जाके शेर के निशान पर तो मोहर नहीं लगाएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो उनका ये है कि पहले माशी सूरत हाल बेहतर हो तो वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होंगे। अभी कौमी असम्बली के जब ज़मीनी इंतखाबात हो रहे थे तो आप यकीन जाने मुस्लिम लीग नून के कैंप्स के अंदर खामोशी भी थी और उनकी अक्सरियत जो पार्टी कायदीन की थी वो अपने आप को इस बात पर तसल्ली दिए हुए थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, और वो नहीं हुए। अगर इलेक्शन होते तो बहुत मुश्किलात थी मुस्लिम लीग नून के लिए कंटेस्ट करने के अंदर। तो मतलब इस टाइम जो सारी सूरत हाल चल रही है वो बहुत ही कशीदा है, क्योंकि हमें जैसे स्टार्ट में बात की कि हर बंदा जो है वो आपको परेशान ही दिखाई देता है क्योंकि अपने मामलात। सर, इलेक्शन क्या समझते हैं, आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं होंगे? पहले तो मैं जदीद की सीनियर एंकर है और कमाल का इन्होंने तजिया किया है, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन उसमें कोई मल्टीपल कोई हालात भी होते हैं जो मिक्स करके आगे चलते हैं। सही। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी को अगर देखें, पिछला जो इलेक्शन था उसमें से मुजफ्फरगढ़ की 3 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं उनके टिकट पर, ये रिकॉर्ड की बात है। यहाँ इंटेंशनली जो 2018 के इलेक्शन थे वो तो एक मैनेज्ड कह लें या उन्हें कहें कि वो एक सब कुछ वो मामले थे और इस पर सब कुछ बाहर आ रहा है। उसमें अगर हम जी सकते हैं इस खित्ते में तो इंशाल्लाह ताला आपको जहां तक तल्लक है, इलेक्शन जब भी हो, जब आपने फरमाया कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होंगे तो हमारी मुकम्मल तैयारी है। हमने पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कभी फरार का सोचा भी नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पहले तो मैं गुजारिश करूंगा, बड़े माशाल्लाह सीनियर तरीन जमीयत जितना इनका तजर्बा है, मैं तो खुश होता हूँ और इनकी राय बड़ी तो मैं उनकी राय का हमेशा एहतराम का, तो 90% इनकी तजिया सही हुआ करता है। लेकिन जहाँ तक तल्लक है कि हमारा वहाँ बरवाड़ी में या जिस तरह वो जलाजीम में तशरीफ लाए मेलसी में जी, तो वहाँ उनका इस्तकबाल नहीं हुआ। पहले तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए आए क्योंकि उनकी अपनी थ्रेट भी हैं, तो इस तरह घबराते नहीं अदालतों से जाने से। इमरान खान जो है वहाँ आज एक पिटीशन दायर की हुई है। मुझे लगता है सारे हुक्मरान जरा घबराते हैं। नहीं, घबराना चाहिए, अपना इंतजाम खुद करना चाहिए। अल्लाह के बाद कोई नहीं है। जो जब उन्होंने मारना हो तो अल्लाह मियाँ के सामने कुछ, लेकिन देखिए जी, मौत तो बरहा के आ नहीं आ रही है, किसी वक्त भी आ सकती है। कराची में बीबी ने जब उनका अगस्त में तशरीफ लाई है, जो आदमी शहीद हुए और जो जख्मी हुए उनके घर घर गई हैं, ये उस वक्त से घर से निकला नहीं है। और कल जो आपने जनेद ने जो ये बताया है कि वो घर में बुला के अभी लाश पड़ी हो सामने, मैयत सामने पड़ी है, उसको दफनाया भी नहीं गया। और दुआ तो हमेशा मैयत के बाद ही होती है ना अक्सर आदमी को, तो लेकिन उसके बाद उन्हें बुला के ये कहना दुआ करो, ये नहीं। उनका अपना टेम्परामेंट है। जहां भी देखा नईम इनके अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, वो बहुत हुए, वो भी घर में बुलाया गया। यहाँ तक कि कोयटे वाला जो सानिया हुआ वहां भी उन्होंने वहां बुला के उन्हें तजवीज़ किया। ये कोई तरीकाकार नहीं है, तज़ियत हमेशा किसी के घर चलती है। भी कोयटा वाले से कहा गया कि आप आ जाएं वज़ीर आज़म, हमेशा। हाँ, अगर पीर जी ने कहा है, पीर ने ये फरमाया है मुर्शद ने कि आप जो हैं बाहर जाएंगे तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खुदा के लिए हमेशा
जो है मुसलमान जो है उसके लिए मौत का एक दिन मुय्यन है, उसके बगैर नहीं रह सकता। बड़े बड़े तूफानों से लोग गुजरे हैं और बड़े बड़े ऐसे इत्तेफाक आए हैं कि पता भी नहीं चुके हैं। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब मेल से तो तशरीफ लाए, फिर वो मुल्तान में आए कामयाब और मुल्तान में भी उनकी कहीं किसी से भी मुलाकात नहीं हो सकी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्यों नहीं? मैं कहता हूँ कि जनूबी पंजाब ने हमने दुरुस्तों पर फोकस किया हुआ। अच्छा जी, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बलीगुर रहमान हमारे साथ हैं कराची से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बलीगुर रहमान नहीं, शेख वलीउद्दीन नाम है मेरा। अच्छा, मैंने गलती कर, ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे? शेख वलीउद्दीन नाम है। ठीक है जी मैडम, आज के टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा था। जैसे सियासत पे आज बात हो रही है, तो इसी हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के अदर्स मुल्क भी हैं, जब परेशान हाल में होता है तो सब मिल बैठ जाते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी मिसालें हमको मिलती हैं बहुत सी जगह, लेकिन हमारे मुल्क में ज़रा टॉलरेंस नहीं है, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी वगैरह चल रही है। तो ये एक मैसेज है मेरा आपके टीवी के थ्रू, वो ये है कि मिलकर बैठें और एक दूसरे के साथ ना कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं या कोई एक ऐसी बात करें, या जैसा हो रहा है आजकल वीडियो भी लीक्स हो रही हैं और बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जलसों में एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुल्क के लिए बैठ के सोचें। और ये जो महंगाई हो रही है जिसमें गरीब का बहुत बुरा हाल हो गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये है कि हर बंदा परेशान है, वो भी ये प्यारी बातें की हाँ, हैं, क्योंकि हम सब यही चाह रहे हैं। उम्र से बड़ी बातें की हैं और ये एक ऐसा सबक है जो सियासतदानों को कबूल करना चाहिए। रियासत है तो हम है, पाकिस्तान है तो हम है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम अब हम कहते हैं अमन की तरफ आए, अब बहुत हो गया तमाशा इतने टाइम से। बात की है हाँ, पॉलिटिकल इशू से ज्यादा इक्तिसादियात का मसला साल होने वाला है, हम इसी तमाशे से ही जिस तरह बढ़ रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल, और वो चीजें बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे। हाँ, अच्छा, वो भी कोई रुपया 2 रुपए का फर्क नहीं है। वो भी कहूँगा 15-20 रुपए का डेली का किसी जरूरियात जिंदगी की चीजों में। जब अभी आप देखें माह रमजान आने वाला है, तो उसमें अब लोगों के, हम हमेशा बात करते हैं, हमारा मुसलमान होकर हम लोगों का ये अलमिया है, वैसे कभी कभी अफसोस भी होता है कि बाहर के मुल्क अब ममालिक में जाएं तो वो लोग मुसलमानों के लिए आसानियां करते हैं कि ताकि माह रमजान आ रहा है तो लोगों को कोई किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पाकिस्तान में जैसे ही माह रमजान आता है तो हमारी महंगाई जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। तो आप अंदाजा बाबूजी ये देखें, कल को वफाकी हुकूमत ने 25% जो है वो सेल टैक्स में इजाफा किया लग्जरी आइटम्स में। कल हमें पता लगा कि हाँ, कि साबुन जो है वो एक लग्जरी आइटम में आता है, टूथपेस्ट जो है वो लग्जरी आइटम में आता है। और इसके साथ जरूरियात जिंदगी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो लग्जरी आइटम में आता है। तो ये हालात हो गए, आम जो यूज करने वाला वो भी लग्जरी आइटम में आता है। मतलब आपने छोटी छोटी चीजों को, फ्रूट लग्जरी आइटम में है। अच्छा, फ्रूट देखें, अब मतलब आपने एक आम आदमी ऐसे लग्जरी आइटम में शामिल होती है। शॉपिंग के हवाले से भी आप देख लें, आपके जो शॉपिंग बैग्स होते हैं अब उन पे भी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया है कि आपने अगर शॉपिंग करके कपड़े खरीदे हैं कुछ, तो आप बैग पहले खरीदेंगे, उस बैग में भी आपने पैसे देने और फिर आपको कपड़े उसमें बैग। पुराने दौर में एक थैला कपड़ों का होता था, हुकूमत उसको फरोग दोबारा दे रही है कि अब आप घर से लाए, वो आपने लटकाया। लिटरली जुनेद, मैं परसों में जब गई हूँ बाजार तो मैं ऐसे तो मैंने उनको बोला है कि अब हम घर से थैले लेकर आए और उसमें कपड़े डाल। मुल्तान के साथ बड़े बड़े ब्रांड जो है वो आपको शॉपिंग बैग के यहाँ पर 120 से 150 रुपीज चार्जेस कर रहे हैं, 200 तक भी चार्जेस कर रहे हैं। आप एक ड्रेस लेते हैं तो ड्रेस के आपके जो चार्जेस होंगे आपसे उसके ऊपर आपका एक एक्स्ट्रा आपका जो है वो टैक्स भी है। सर वो भी आप तो चले कपड़े लेने गए, आप अमीर खातून है, आप कर लेते होंगे। हम जैसा जो आदमी जो सब्जी लेने जाओ उसके साथ 200 रुपए का पहले लिफाफा लो। तो वही बात मैं कर रही हूँ, बड़े ब्रांड पर जी। आजकल तो मैं कहती हूँ जो खैर हम लोग, मैं समझती हूँ कि हम लोग भी उस चीज से गुजर रहे हैं। यहाँ पर अगर बैठे हैं तो यहाँ पर हम लोग भी बहुत सारी चीजें फेस कर रहे होते हैं। हाँ, जो अमीर से अमीर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। लाहौर जाते हैं। हाँ, और लोग यहाँ से वो सिर्फ बाल सेट भी करवाने हो तो वो लाहौर का रुख करेंगे या इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। अच्छा, बात वही आ जाती है कि पास मैं गुजारिश करूं कि मैं एक रमजान में अपने बेटे के पास कनाडा में था। कास्को एक फर्म है जिन्होंने रमजान में इस तरह ही जिसे हम सस्ता बाजार कहते हैं या वो लगाए हुए थे। यहूदी फर्म है वो, वहाँ यहूदी फर्म में लगाए हुए थे और मुसलमानों के लिए सब कुछ मर्जी जो मर्जी ले जाए। लेकिन मैं एक और गुजारिश करूं कि बेशक केयर टेकर गवर्नमेंट आई है जिसका काम इलेक्शन कराना है,
लेकिन मैं इन पर इसलिए खुश हूँ कि उन्होंने सब चीज़ें छोड़ के कुछ ना कुछ गोदामों पर भी उनकी नज़र है और कुछ ना कुछ बरामद भी किया जा रहा है। इस तरह पेट्रोल के जो ज़ख़ीरा अंदोज है उनके मतलब कोई ना कोई कार्रवाई कर रही है और उम्मीद करते हैं इसमें हमारे अवाम और ताजरों के पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल ऐसे ही इसमें मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन। जैसा कि बात हो रही थी मौसम के हवाले से, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है, तो मौसम का हाल जान लेते हैं। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमां शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान का दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। आज मुल्तान का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। आज हवा में नमी का तनासुब मुल्तान में 67% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी 163 पॉइंट्स पर होने की वजह से कदरे आलूदा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में अगर मुल्तान की स्टैंडिंग देखी जाए तो आज मुल्तान पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। मुल्तान का दर्जा हरारत फरवरी से ही काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो रहा था और आज मार्च में मुल्तान में इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे गर्मियां आ चुकी हैं और बिल्कुल इसी तरह का वेदर सिचुएशन है कि मुल्तान में दर्जा हरारत बिल्कुल इसी तरह से है जैसे गर्मियों में होता है। अगर रात के औकात की और दिन के औकात में अगर बात करें तो सर्दी का या खुशगवार मौसम का दौरानिया सिर्फ रात तक और अलल सुबह तक ही महदूद रह चुका है। दिन के औकात में सूरज की तेज छांव की वजह से मुल्तान का दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी मुल्तान का दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। बारिशों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि मुल्तान में बारिशों का कोई स्पेल एंटर नहीं होगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान की अगर बात करें तो मुल्तान का मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। मौसम जो है वो वाकई चेंज है। इस समय जैसे हम सियासी सूरत की बात करें वो भी बहुत ज्यादा गर्म है इस टाइम। वेदर भी गर्म है और पॉलिटिक्स भी गर्म है। गर्म है, दोनों चीजें। नया था ना मौसम गर्म होगा तो हमारी फसलें आएंगी। मैं वही कहती हूँ हमेशा ना मुल्तान में पहले आती है ना गर्मियां सलामी देने आती है। यहाँ पर कल मैं यही बात कर रही थी तो हमेशा अब वो सियासी सूरत को देखे दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा। अच्छा फिर लोगों के टेम्परामेंट भी जो है ना वो भी हमें अभी कोई वो नहीं आता। वो लोग बहुत जल्दी जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। फिर अभी चीज बर्दाश्त तो हमारे अंदर रह ही नहीं गई। अच्छा फिर हम कहते हैं अच्छा किसी को देख के फॉलो कर रहे हो तो वो भी जिनको फॉलो कर रहे हैं उनके अंदर खुद तहम्मुल बर्दाश्त नहीं है तो फिर अवाम के अंदर किस तरह आएगा। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। अच्छा हम आसिफ जरदारी साहब की बात कर रहे थे, आपने उस चीज पे फिर अपना बताया नहीं कि वो मुल्तान क्यों नहीं आए, मुल्तान के लोगों से तशरीफ लाए हैं और कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। मुल्तान में जब तशरीफ लाए हैं मुस्लिम हमारे साबिक नाज़िम है डिस्ट्रिक्ट नाज़िम फैसल मुख्तार के यहाँ हाई टी थी, वहाँ ताजरों से मुलाकात की है और मेरी खबर के मुताबिक कि वहाँ हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे पंजाब के और वो जब मिनिस्टर का दौरे पर आए हैं उसमें बड़ी बड़ी हमारी अचीवमेंट हमारी तसल्ली के मुताबिक फिट जाए। हालांकि उनका बड़ा दौरा था, उनकी तबीयत भी इस तरह के मामलात हैं लेकिन उसके बावजूद उनका तशरीफ लाना और हर जगह इस्तकबाल ठीक हुआ है। गए तो वहाँ मकसद था उनका एक मामला जो थे वो एक उन्होंने दौरा ही करना था ना, नताशा के यहाँ उन्होंने बुलाया गया था, काफ़ी पुराने जाना था और वहाँ वो गए हैं ताज़ियत करने उनके भाई की मेलसी में, उसके साथ हाँ उसके बाद वो आए हैं हेलीकॉप्टर पर आए हैं तशरीफ ले गए। वहाँ भी सेटिस्फाई थे वो क्योंकि 2 दिन जो वहाँ रहे हैं वो तशरीफ लाए हैं मंडे को और ट्यूसडे को उनका था। मंडे को सारी रात उन्होंने उनकी मुलाकातें की हैं वहाँ। अब उनका क्या लाए अमल होगा, क्या सोच रहे हैं? हम एक तो कोई नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी फरार इख्तियार नहीं कर सकती ना करेगी इलेक्शन ये अब जब जिस तरह बताया है एक कि आया जो सिस्टम है इस सिस्टम में अगर देखा जाए मेरी एक बैसियत वकील आप भी बेटी मेरा ख्याल एडवोकेट है। मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं अभी वैसे एडवोकेट बनी नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने एक सवाल आ रहा है। बिल्कुल सर, इस पे बात करते हैं। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, इलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से जान लेते हैं जुनेद से कि वो जारी कर दिया गया है कि इसके हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जी बिल्कुल, इलेक्शन शेड्यूल जो है वो कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। 12 से 14 तारीख तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। इस तरह एक मुकम्मल जो शेड्यूल जारी हो गया है। अब मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं, उनके जो उम्मीदवारान हैं, वो इस टाइम जो है वो डबल माइंडेड है कि क्या इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन नहीं होते। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी का अमल भी जारी है। ये हम बाऊ नफीस साहब से भी इससे कानूनी राय लेंगे कि क्या जब मरदमशुमारी हो रही हो तो क्या पुरानी मरदमशुमारी पर, पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो सकता है या नहीं। दूसरी जो एक कानूनी हैसियत है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर करवाने थे। अब जो 30 अप्रैल की जो डेट दी गई है वो 90 रोज जो है उसमें क्रॉस होते हैं। तो इसकी अब क्या हैसियत है कि क्या आया अब मरदमशुमारी जो है वो नई मरदमशुमारी पर कानूनी सतह पर इलेक्शन होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है, बेंच के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तारीख दी है और उसके बाद उसी हुक्म के मुताबिक जो है वो जो शेड्यूल जारी हुआ है। क्या अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई नई रेट जो है वो दायर की जाती है तो इस हवाले से मरदमशुमारी के हवाले से कि मरदमशुमारी डिजिटल मरदमशुमारी है, 1 महीने के अंदर इसका प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा और 2 से 2.5 महीनों के अंदर नई हल्का बंदियाँ भी हो जाएंगी। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से भी मुख्तलिफ जगहों पर यह बात सामने आ रही है कि इलेक्शन जो है वो बैक वक्त होने चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान की आज से कबल तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त पर जो है वो होने चाहिए। जबकि इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ था कि चूँकि उन्होंने पंजाब असम्बली तहलील कर दी है तो उन्हें वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने चाहिए। इसमें एक बड़ी वजह कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर तो इसकी इजाज़त मौजूद है, मगर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है वो इस चीज़ की मुतामिल नहीं है कि आप 70 अरब रुपया एक दफ़ा लगा दें फिर और पैसे लगा दें। मतलब पाकिस्तान के अंदर इस तरह जो सूरत हाल है कि आम आदमी की जो आप देखें जितनी कॉलर्स आपके पास आ रहे हैं या बाहर निकलते हैं फील्ड के अंदर से, लोगों का सबसे बड़ा इस टाइम मसला रोटी है कि लोगों के पास रोटी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल के अंदर ठीक है, एक आइन को भी हमने उसकी पासदारी करनी है, एक आइनी अमल है और उसको पूरा करना है। क्यों ना इसको बैक वक्त किया जाए ताकि अखराजात भी कम किए जाए और ये जो है पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस टाइम जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो जब अपनी पटरी पर चढ़ेगा तो माशी इस्तेहकाम भी आना शुरू हो जाएगा, मुख्तलिफ ममालिक आपके साथ बैठना शुरू हो जाएंगे। तो इस हवाले से भी ये 2 चीज़ें हैं कि क्या मरदमशुमारी जब इस टाइम हो रही है तो क्या ये पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो सकते हैं, और दूसरा ये एक पॉइंट है कि 90 रोज की जो डेडलाइन थी वो तो क्रॉस जो है वो हो चुकी है। इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सूरत ये है कि बड़ी अच्छी एक इनकी कानूनी और आइनी हवाले से बहुत बड़ा जुनेद ने बात की है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक तल्लक है असम्बली रेगुलेशन का फैसला जब देखें हम सुप्रीम कोर्ट का, एज अ वकील मैं तजिया करूँगा, जहाँ तक तल्लक है मेरी अपनी पार्टी का, पार्टी तो किसी हालत में पीछे हटेगी नहीं। उनका है कि जब हो इलेक्शन, जहां इलेक्शन हम क्या है, लेकिन कानूनी कोई मामलात हैं। पहले तो इमरान खान ने खुद अपनी एक कैबिनेट, उनकी कैबिनेट का डिसीजन है कि आइंदा आम इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी पर, ये कदगन लगा गई, ये एम्बार्गो आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि उस पर अमल दरामद जरूरी है। एक कैबिनेट डिसीजन है, एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, एक कैबिनेट का डिसीजन है जो कि स्टेट डिसीजन कहलाता है, उसके तहत ये इलेक्शन होने चाहिए। दूसरा ये है, और दूसरी कदगन ये है, इसके हटके के सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल लिया, उसमें मेरे अपनी रिजर्वेशन है इंतहाई अदब से कि वहाँ जो मामला चले हैं और जिस तरह चला है कि जिस तरह जज कितने बैठ गए, कितने चले गए, क्या हुआ, 5 जज आ गए तो उधर चले गए, तो उसके हटके कि मैं इस पर, इसमें यह है कि मेरी नज़र में जो आइंदा इलेक्शन है वो बगैर नई मरदमशुमारी पर और नई हल्का बंदियों पर होंगे। थोड़ी सी टेंटेटिव लिस्ट भी आई थी उनकी ये डिलिमिटेशंस की, जिसमें मसलन 156 हल्का तो था, जिसमें वो पहले 150 था जहाँ मैंने इलेक्शन लड़ा था कौमी असम्बली के शाह महमूद के मुकाबले में 2013 में, वो दोबारा 150 बना दिया गया। इसका मतलब उन्होंने ये सोचा कि इसमें मरदमशुमारी की जो पहले एक आया था
अब तो डिजिटल हो रही है ना, उसके तहत। क्योंकि हमारी कई पॉलिटिकल पार्टीज में अक्सरियत उनकी है जो कि रीजनल पार्टीज हैं, वो उनके एतराज़ात अपनी जगह। सिंध की MQM की है, पीपल्स पार्टी ने भी कुछ एतराज़ात किए हैं, उसके साथ कौमी पार्टियाँ भी हैं, बलूचिस्तान का नुक्ता नज़र भी अपना है, वहाँ का भी है, और पंजाब से भी है कि क्योंकि कुछ इसकी नई, पहले तो अब खानाशुमारी हो चुकी है, कम से कम अरबों रुपए का खर्चा है ये, तो मेरा ख्याल 15 अरब रुपया उन्होंने पहले रिलीज किया है, और उसमें है, और फौज की निगरानी में हो रहे हैं हर जगह। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ आपके DC कमिश्नर में, कचहरी में, वहाँ दफ्तर कैंप कर दिया गया है, जो कि सब लिंक है। बल्कि इतनी हिफाजत हो रही है कि जो खानाशुमारी पर और मर्दशुमारी के लिए जा रहे हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात है, 3-4 आदमी के साथ है, और कर रहे हैं, टेलीफोन भी आ रहे हैं नए निज़ाम से पूरे। तो एक मेरी एक कानूनी और आईनी राय ये है कि इलेक्शन के लिए पहली तो कदम ये है कि आम इलेक्शन हो तो एक टाइम। हाँ। रवायत है हमारी, रवायत नहीं कहां से, क्योंकि किसी को इस पर एतराज नहीं होगा। बस मैं एक गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं किसी वक्त भी, लेकिन फर्ज करो एक उन्होंने नहीं मानना, मैं ना मानू कि एक रिट लगाई हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपने कहते हैं बहुत बड़ा इलेक्शन। मेरी नज़र में इलेक्शन जब आता है तो इलेक्शन की अपनी जनरल इलेक्शन की अपनी कुछ लवाजमात है, बिल्कुल हर जगह मुकाबला बात है। बिल्कुल जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह के करम में बिल्कुल। मैं ये साहब, मुझे इनका नाम तो नहीं आ रहा, ये मेरे को पीपल्स पार्टी से है जी, बाबू नफीस साहब हैं। मैं इससे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जी, क्या मैं रिक्वेस्ट करना ये चाह रहा हूँ कि ये मतलब आवाम में तो इतने नारे लगाते हैं कि हम ये हैं वो हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान मतलब हर जो आप इल्जाम उस पर लगाते हैं हम उसको सही मानते हैं, लेकिन आप उसको उसके साथ इलेक्शन के मैदान में पता चलता है कि कौन कहते हैं कौन कुछ है। मैं बड़ी मोहबाना भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे तो इनका नाम मतलब पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं है, वहाँ पे तो इनका कैंडिडेट ही नहीं होता। पूछ रहे हैं तो पता है मतलब इनका नाम ही नहीं होता। लेकिन मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है, ये हमारे मोर्चे में बुजुर्ग भाई है, आप इमरान खान का मुकाबला इलेक्शन में आके क्यों नहीं करते? आप क्यों भाग रहे हैं? ठीक है सारे जितने भी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, मेरे अच्छे भाई हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरी अच्छी तजवीज़ है इनकी अपनी जगह, लेकिन मैं गुजारिश ये करता हूँ भाईजान कि हमने कभी फरार का सोचा भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसकी कोई वजूहात होती हैं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक मेरा आज़ाना तजज़िया है कि अगर आप देखें मौजूदा सेटअप को, मैं मुल्तान से तलक रखता हूँ, एक्स-MP रहा हूँ और भी पॉलिटिकल मेयर भी रहा हूँ। मेरा अपना तजज़िया ये है कि आप ये सोचते कि हमारी ये 6 सीटें हैं ज़िला मुल्तान की, ये सारी जो पिछले इलेक्शन में सारे पीपल्स पार्टी के जीते थे, तो ये चीज़ें ऊंच नीच होती जाती है। जो होते हैं एक अपॉर्चुनिस्ट कह लें, जो आगे बढ़ने वाले शाह महमूद समेत, वो चले जाते हैं और वो दूसरी पार्टी में जाके अपनी जगह बना लेते हैं। हमारा पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है जहां ये चाहिए, काश पार्टी का पॉलिटिकल कल्चर ऐसा होता कि जो एक पार्टी से दूसरी में जाए उसको वहां कदगन लग जाती, कोई उसको पाबंदी होती वहां जाने की। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी पॉजिटिव सोच करेंगे, जो जीतेगा उसको कबूल करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मैं इसी अदब के साथ इसी कॉलर के जवाब में कहता हूँ, पाकिस्तान की कोई सियासी जमात या दुनिया के किसी भी माशरे के अंदर, जमहूरी माशरे के अंदर कोई भी सियासी उम्मीदवार और सियासी जमात जो इलेक्शन से राय फरार अख्तियार नहीं कर सकती। हमारे जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं, इन्हें एक रोज़ अवाम के पास वापस आना पड़ता है, और इनका ये भी है। हमने वो टाइम भी देखा है कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, दौरान हुकूमत तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली जो हैं वो कहते थे कि हम बल्ले का निशान लेकर अवाम में नहीं जा सकते। बल्दियाती इलेक्शन की एक दफ़ा गूंज हुई थी, तो आप यकीन माने जो मेयर मुल्तान के कैंडिडेट थे, मौजूदा रुकन कौमी असम्बली का भाई जो मेयर मुल्तान का कैंडिडेट था, वो कहते थे कि हम बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद जीत कर फिर तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में इलेक्शन एक ऐसा रास्ता है मेरे ख्याल में जो सबके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम इनका ज़रूरी भी है, और जो इस टाइम हमारी मुश्किलात हैं उनका हल भी यही है।
आईनी और जमहूरी जो बात हम बात करते हैं ना जमहूरियत की, मेरे ख्याल में उसका सही रास्ता भी इलेक्शन ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी बदर मुनीर शेख साहब, जो कि सदर अंजुमन ताजरान घंटा घर अब्दाली रोड मुल्तान खुसा मार्केट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा ताजरों के मसाइल के हवाले से भी बात होगी। इस टाइम जो हमारे पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है उसमें किस तरह बेहतरी आ सकती है, हम अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो इस टाइम जो मुआशी सूरत हाल है थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ताजरों के मसाइल के बारे में आप हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदों को मुल्तान से हो, मुल्तान से बाहर हो, उन्हें ये मौका देते रहते हैं कि वो आके अपनी आवाज़ या ताजरों के बारे में उठा सके। जो मुल्की माशी हालात की जो बात है आज हमारी, इसमें आए दिन हम इस चक्की में पिसे चले जा रहे हैं। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। वो लोग अमीर तर होते जा रहे हैं जिनके पास बल्क किस्म के स्टॉक मौजूद है। आए दिन चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। हाँ। उनके स्टॉक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिनकी इंपोर्ट की एलसीए खुली हुई हैं, जिनके इंपोर्ट के खाने पीने की अशिया पोर्टों पे आई हुई हैं, उनके कंटेनर 2 गुना से भी ऊपर चले गए हैं। खासकर आप पाम ऑयल के बारे में देख लें, खाने पीने का हमारा जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, इसके अलावा दालें देख लें, ये जितनी भी खाने पीने की अशिया हैं वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आए दिन डॉलर की वजह से आप ये देखें हर चीज़ ऊपर जा रही है। आज डॉलर 280 रुपए को हाथ लगा दिया। डॉलर फिर भी नहीं मिल रहा। आप कहें कि डॉलर मिल जाएगा, डॉलर नहीं मिल रहा। डॉलर के तो रेट ही आपको अगर मिलेंगे भी तो ब्लैक में बहुत मिल रहा है। वो नहीं मिल रहा ना। हाँ। ब्लैक में भी नहीं है। वो उन्हीं को मिल रहा है जो बहुत ज्यादा सोर्स वाले, जिनके बहुत बड़े हाथ और बहुत बड़े काम है, या जिनके बस एक सोर्स है। आम आदमी अगर कोई बाहर ट्रेवल करना चाहता है या कोई थोड़ा बहुत उसे डॉलर जरूरत है तो वो तो नामुमकिन सी चीज है कि डॉलर आपको मिले। सही। दूसरी बात यह है कि यहाँ हुकूमत की कोई रेट नजर नहीं आती। देखिए ना, वो जो माफिया पिछले 4-5 साल से सुन रहे हैं। हाँ। उस माफिया के ऊपर कोई हाथ रखने को तैयार नहीं है। वो माफिया क्या है? वही हुकूमती ईवानों में वही लोग बैठे हैं जो माफिया भी हैं। तो गरीब आवाम को, आम ताजर को सिर्फ बातों में टरखाया जा रहा है। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से उनके चूल्हे बंद होना शुरू हो गए हैं, ठंडे होना शुरू हो गए हैं। इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं है। इलेक्शन का रोना पीटा जा रहा है तो इलेक्शन नहीं हो रहे। भाई जो कुछ होना है ये ऊपरली सतह के मामलात है। सही। तो वो ना हमारी अदलिया की हमें समझ आ रही है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जिसमें सिर्फ कंफ्यूजन है। 2-3, 3-4, 1-2 इसी जजों के ऊपर हम डिपेंड हो गए हैं। कोई फैसला क्लियर नहीं है, कोई बात क्लियर नहीं है। किसी को रिलीफ दिया जाता है तो उसमें क्लियरेंस नहीं आती, किसी को बंद किया जाता है तो उसके लिए कोई क्लियरेंस नहीं आती कि वो अगली ही अपीलों में, अगली ही डेटों में वो जाके अपील बन जाती है और उसमें उन लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो अजीब सी कशमकश है। यहाँ इस मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो अपनी रिट कायम कर सकते, हुकूमत की रिट कायम कर सके। पंजाब होगा तो उसकी अपनी बात होगी, केपीकी होगा तो उसकी अपनी बात होगी, सिंध होगा तो उसकी अपनी बात होगी, मरकज होगा तो उनकी अपनी बात होगी। कोई इत्तेफाक राय नहीं है। इस सारे लड़ाई झगड़े में अवाम सफर कर रही है, जिसकी वजह से कारोबार ठप होते जा रहे हैं और जो बेरोजगारी है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, वो चोरी, डकैती, वारदातों की तरफ जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो दिन ब दिन इसी तरफ हम जा रहे हैं, क्राइम की तरफ। क्राइम इतना बढ़ गया है कि आपको क्या बताएं।
पिछले दिनों मेरे बिल्कुल बराबर वाले एक दुकानदार रात को 11 बजे से दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहे थे। सही। तो गन पॉइंट से उनको लूट लिया गया। हालांकि शहर की आबादी में उनका घर है, ये रहमा सेंटर के बिल्कुल सामने। तो वो आगे 2 बंदे आए मोटरसाइकिल के ऊपर, उन्होंने गन दिखाई, उसकी जेब से पैसे, मोबाइल। थाने चले गए हम अगले दिन। पहले तो रात को हम 15 की, तो 1 घंटा इंतजार वहाँ लोग बेचारे वो करते रहे 15 करके, 15 वाले नहीं गए। सही। ये भी बड़ा एक डिसअपॉइंटेड सा मसला हुआ। पुलिस का इस तरह का रवैया। पुलिस का इस तरह का रवैया। देखिए, जब हम जाते हैं ना इंतजामिया की मीटिंगों में, वहाँ उनकी भी बड़ी बातें अच्छी होती है। जी ये जी हमने ये सेंटर बना दिया, ये हमने आवाम की सहूलत के लिए ये चीज़ें बना दी। बिल्कुल है, वो उस तरह की हमें उसका रिस्पांस ही मिलता है, यकीन करें। बात का तो घंटा घंटा पुलिस नहीं आती 15 के ऊपर। ये तो आ भी जाती है, आ भी जाती है। ये नहीं, हम नहीं कहते कि बिल्कुल ही नहीं आती, ये बात नहीं है। वो तो इमरजेंसी होती है 15 जो भी करता है, जिस सूरत हाल में भी करता है, उसके लिए तो वो पहली इमरजेंसी होती है। उसके लिए ये तो नहीं होता कि आपने 500 जो है 15 को ओके किया है, आप टाइम पे आए हैं, और उसकी जो FIR हुई है उसके लिए वो 15 हुई है जो उसके लिए उस पर डिले हुआ है, उसके लिए तो वही पहली और आखिरी है ना जी। तो ये बात थोड़ी सी इसे बेहतर करने की पुलिस को जरूरत है। उसके बाद अगले दिन हम थाने चले गए उसके लिए। ठीक है। फिर वही ले तो लाल, वही अच्छा जी देखते हैं, पकड़ते हैं, ये है वो है, करेंगे। वो साहिल को इतने चक्कर लगवा देते हैं थाने के। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप दोबारा दरखास्त लिखे, आप यूं करें वो करें। मतलब कि ठीक है, वो सारा प्रोसेस आपकी भी मजबूरी है, लेकिन उसे कुछ शॉर्ट करें। उसमें लंबा लेंथी करेंगे, सुबह है शाम है, अच्छा जी फिर निशानदेही कराएं, ये करें वो करें। मौका भी उनको दिखा दिया, हर चीज़ होगी। लेकिन बहरहाल पुलिस से मैं इस 4 दिन के इस रवैये से बड़ा परेशान हुआ हूँ कि यार एक जेन्युइन सा मसला, और ये बढ़ती हुई रोजाना की वारदातें हैं। मोबाइल इसी तरह छीन लिए जाते हैं। मोटरसाइकिल तो आप पूरे मुल्तान का कहीं भी आप एक 10 मिनट के लिए खड़ा नहीं कर सकते कि पीछे से मोटरसाइकिल होगा कि नहीं होगा। मोटरसाइकिल की वारदात बहुत बढ़ गई है। जब से मोटरसाइकिलों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, अब कौन सा रुक गए हैं। तो मोटरसाइकिल वो हार्ड केस हो गया हुआ है कि उसको आप चोरी करें और फौरी बेच दें और अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। मोबाइल से भी सेफ चोरी जो है मोटरसाइकिल की है। मोबाइल में फिर ये आपके लिए ख़तरा होता है कि कहीं ना कहीं उसके आपके पकड़ जाने का जो है वो खदशा रहता है। ये बल्कि पकड़े भी जाते हैं मोबाइल के ऊपर। तो खैर ऐसी सूरत हाल में मार्केटों में बड़ी एक परेशान कौन सूरत हाल हुई है। तो मेरी तो इंतजामिया से भी यही गुजारिश है कि इसको बेहतर करें। कम से कम जो ये चोरी की वारदातें हैं, डकैती की वारदातें हैं, इसके ऊपर तो कोई कंट्रोल पाएँ। बाकी दूसरी मेरी एक गुजारिश थी ट्रैफिक पुलिस से कि जो हमारे चौकों के ऊपर हमारे रोडों पे ट्रैफिक फंसती है, 3-3 4-4 घंटे वार्डन वाले नहीं आते। आएंगे तो लिफ्टर लाएंगे जी, वो हलाला शेरी करके वो जनाब साहब माहौल को और भी बिगाड़ देंगे। बिल्कुल, इस पे बात करेंगे लाजमी हम ट्रैफिक के निज़ाम पर जिस तरह महंगाई के हवाले से भी बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही एडिटर डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं अपने शो में। सर, महंगाई के हवाले से बात हो रही है, जिस तरह सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस टाइम जो करंट इशूज़ हमारी सियासी सूरत हाल भी चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है और लोगों के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। महंगाई की जो सूरत हाल है वो असल ये इससे भी ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि महंगाई का जो पहलू है वो रुक नहीं रहा। इन्फ्लेशन जो है अफरात ज़र मुसलसल बढ़ रहा है और हुकूमत या वो इदारे जिन्होंने इसको कंट्रोल करना है और लोगों को आसूदगी देनी है, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि अभी मुश्किल वक्त और भी आएगा, अभी आपको ज़रा हम सख्त फैसले करेंगे, प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब वो मुश्किल वक्त क्या होगा? अब लोगों के लिए तो 2 वक्त की रोटी नामुमकिन हो गई है। ठीक है, हम पहले इस बात को मुहावरतन कहते थे कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, लेकिन अब हकीकतन ऐसे हो गया है कि 2 वक्त की रोटी जो है लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। आप ये देखें कि 140 रुपये 150 रुपये किलो अगर आटा दस्तयाब होगा और जिस घर में 3-4 किलो रोज़ का आटा चाहिए और 600 से 700 रुपये किलो घी होगा और 400 रुपये के लगभग चावल होंगे, तो आप देखें 2 वक्त की रोटी कैसे पकेगी। बिल्कुल। ठीक है,
पहले ये आसान होता था, लोग एक अंडा लेते थे, उसमें प्याज डाल के उससे सारे घर वाले बैठ के नाश्ता कर लेते थे, प्याज ज़्यादा डाल लेते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि प्याज के निर्ख भी इतने पहुंच गए और अंडा भी जो है वो इतना महंगा हो गया। और फिर चने जो बाजार से खरीद लेते थे वो चने भी इतने महंगे हो गए। तो ये एक आम आदमी का अलमिया है, जहां वो खड़ा हुआ है उसको समझ नहीं आ रही कि अब उसकी सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो गई है। फिर अभी हमने सेल्स टैक्स में इजाफा किया, तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स 17% से बढ़ा के 18% कर दिया। अब ये बज़ाहिर तो हमने 1% इजाफा किया, लेकिन इस कारोबार से वाबस्ता कंपनियां, जितने भी इदारे हैं, कारोबारी लोग हैं, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए इसमें कई गुना इजाफा कर दिया चीज़ों में। अच्छा, फिर हमने कुछ चीज़ों को पुरतायुश अशिया कह के उनका सेल्स टैक्स 25% कर दिया। अब आप देखें उस पुरतायुश अशिया की फहरिस्त देखें, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जो हमारी लोशन, मतलब अब मुंह धोना भी अयाशी में आ गया ना, आप अंदाजा करें, हाथ धोना भी लग्जरी आइटम्स में डाल दिया गया, लग्जरी आइटम्स में डाल दिया गया। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लोग अभी आप देखें कि इस एक साल के अंदर रुपए की जो कदर है वो उसमें डॉलर का जो इजाफा हुआ है वो 91 रुपए का इजाफा हुआ है, ठीक है, और कोई 51% जो है वो इसी थोड़े से अरसे में कदर कम हुई है। तो आप ये देखें कि जिन लोगों के पैसे आपकी जेब में अगर 50,000 रुपए है तो वो एडवांस जो है वो आधा रह गया, हाँ, बिल्कुल ऐसी है, उसकी हैसियत आधी हो गई है। फिर अगर हमारी जो मुल्क के मामलात चलते हैं वो बेशतर जो है हम इंपोर्टेड अशिया मंगवाते हैं, इसलिए कि हम कहने को तो ज़रई मुल्क हैं लेकिन हम अपनी अजनास का कोई भी हिस्सा पूरा नहीं कर पा रहे। गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है, हम दालें बाहर से मंगवा रहे हैं, हम चाय की पत्ती बाहर से मंगवा रहे हैं, हम अपना खुर्दनी तेल बाहर से मंगवा रहे हैं। और फिर एक तवील फहरिस्त है कि अगर ये इंपोर्ट हम बंद कर दें तो सुबह शायद गुजारा मुश्किल हो जाए कि जी चाय, पहले तो यहीं से काम शुरू होगा ना, चाय कैसे, तो हम सारा कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं। तो जैसे ही डॉलर के निर्ख बढ़े हैं, डॉलर महंगा हुआ है, तो ये सारी अशिया आज खुद जो है वो उनके निर्ख डबल हो गए, ठीक है। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है गुजारा करना, तनख्वाहें वहीं खड़ी हैं और अमली तौर पर कम हो गई। अच्छा, ये तो उन लोगों की बात है जो रोजगार पर है। एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनके रोजगार खत्म हो गए। अभी एक ताज़ा सर्वे आया है, उसमें बताया गया है कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 5-6 अफराद हों और उनका एक फर्द जो है बेरोजगार ना हुआ हो। इस सारी कैफियत में लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हुए हैं, सनतें बंद हुई हैं, कारोबार सुकड़ गए हैं। लोगों ने कोशिश की है कि अपने कारोबार को संभालने के लिए अफरादी कुव्वत जो बोझ है उसको कम किया जाए, अपने अखराजात कम किए जाए। तो इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। और मैं हैरान होता हूँ कि इस मुल्क को आखिर क्या हुआ ना कि एकदम हमने कभी डिफॉल्ट का नाम नहीं सुना था पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ही, और एकदम हम अभी यही सुनेंगे डिफॉल्ट हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं डिफॉल्ट हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं हो चुका है, इवन कि हमारे हुक्मरान ये कहते हैं। हाँ, अच्छा, अब तो ये कहना शुरू कर दिया है कि डिफॉल्ट हो गया तो क्या हो गया, मुल्क डिफॉल्ट होते रहते हैं। अब जो इस तरह की स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं कि जी अगर वो डिफॉल्ट हो जाए तो आप अब लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि जी। तो आप ये देखें कि हमने इस मुल्क में थोड़ा सा अर्सा पीछे चले जाएं तो कभी ये नहीं सुना था कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। और फिर ये था कि जितनी भी महंगाई थी और जितनी भी गुर्बत थी, हमें सस्ता आटा मिल जाता था, ठीक है, हमें सब्जी सस्ती मिल जाती थी, फ्रूट मौसमी आता था तो कोई ना कोई सस्ता मिल जाता था, गरीब आदमी भी खा बैठता था। तो अब वो नामुमकिन हो गया है। जो सूरत हाल है वो हमें उस तरफ ले गई है, उस तरफ धकेल कर ले गई है कि अब घर के सारे अफराद काम करें तो फिर 2 वक्त की रोटी मुमकिन हो सकती है, वो भी बड़ी जद्दोजहद के बाद ना। और अभी जो असल हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है वो तवानाई का बहरान है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। आखिर आपको ईंधन चाहिए ना, आप घर में कुछ खाना पकाना चाहते हैं तो आपको ईंधन चाहिए, बिजली। अभी आप देखिएगा कि हम फिर लोड शेडिंग का शिकार होंगे, खौफनाक लोड शेडिंग का शिकार होंगे। ये सर्दियां, जब सर्दियों में तसव्वुर नहीं होता, हमने सर्दियां लोड शेडिंग में गुजारी, ठीक है। अब गर्मियां आएंगी तो शदीद लोड शेडिंग होगी, बिजली से हम खाना पका नहीं सकते, हमारे पास इतनी महंगी बिजली होती है। इस वक्त जो है एलपीजी के रेट आप देख लें 350 रुपए को टच कर चुकी है, लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है। लकड़ी आप देखें, लकड़ी पहले ही नहीं है इस मुल्क में ना, हमने जो थोड़ी बहुत लकड़ी थी वो भी जला दी, ठीक है। तो ईंधन की जो कमी है वो इस वक्त एक खौफनाक मसले के तौर पर मौजूद है और हमारे पास उसका फौरी तौर पर कोई हल भी नहीं नजर आ रहा। आप देखें ना
कि इस तरह कैफियत को आप जरा एस्टिमेट करें कि हमारे देहात में उनके पास तो एलपीजी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, ठीक है, उनके पास सिवाय ईंधन जो है लकड़ी जलाने के लिए, ये अभी अल्लाह ने बड़ा करम किए रखा कि हमारी कपास होती थी बड़ी मिकदार में, तो उसकी जो छड़ियाँ हैं उनको हम ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते थे। वो अब कपास भी सुकड़ते सुकड़ते 1/3 रह गई। बिल्कुल ऐसी है सर। उस पे तो अभी हमारे जो किसान भाई हैं वो तो बहुत ही परेशान दिखाई देते हैं ना ज़राअत के। लेकिन वो ईंधन, इसमें जो ईंधन का पहलू था, जो हम देहात में वो ये करते थे, कपास चुन के वो छड़ियाँ रख लेते थे। हाँ जी बिल्कुल, वो फिर आपके काम आ जाता था, जिसे बालन कहा जाता था, वो सेव कर लेते थे। तो ये जो डॉक्टर साहब ने जैसे बता रहे हैं, हमारे जो मुल्क की क्राइसिस जो सामने आ रहे हैं, और ये हर चीज़ पे क्राइसिस है। सर्दियों की बिजली के बारे में डॉक्टर साहब ने जैसे बात की, मैं आगे बढ़ा दूं इसको, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत बड़ा ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये बहुत बड़ा इशू हमारे लिए बना हुआ है और आगे जाके हमें फेस भी करना पड़ेगा। समझ नहीं आ रही कि ये दुकानों के या मार्केटों के टाइम जो है ये वो कम करना चाह रहे हैं, इसी वजह से कि भी जो है हमारे पास एनर्जी है नहीं, हम कैसे आगे इनको कैसे बचाया जाए, कैसे किया जाए। 8:30 बजे चले इस पे भी कोई कंप्रोमाइजिंग हो जाए, लेकिन ना उधर से लोड शेडिंग खत्म हो रही है, ना उधर से बिजली के रेट रुक रहे हैं। आप ये कल की देख ले खबर में, उसमें फिर उन्होंने 3 रुपए इसके यूनिट के बढ़ा दिए हैं बिजली के, और कमर्शियल को और ज्यादा बढ़ा दिया। डॉलर जो है वो 2 रुपए और भी महंगा हो गया, डॉलर भी महंगा हो गया, तमाम अशिया। यकीन करें डॉक्टर साहब की जो बातें ना इंपोर्ट वाली भी, जो ये बस है कि हमें हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, मैं इसके में शामिल ये बात करूंगा, ये फिर हमें जो बचा रही है ना, जो इंपोर्ट तो अपनी जगह पे हमें करनी पड़ती है, वरना ये चीज़ें सुबह ही हमारी बंद हो जाए, टूथपेस्ट भी बंद हो जाए, साबुन भी बंद हो जाए, ये सारा जो हमारा रोज़मर्रा की चीज़ों का जो इस्तेमाल है, लेकिन हमें अभी भी ज़राअत ही बचा रही है। आप ये देखें, हर दूसरे तीसरे महीने के बाद कोई ना कोई फसल आ जाती है, सब्जी की सूरत में, अनाज की सूरत में, कोई बड़ा हमारा शुगर वाला गन्ना आ जाता है, गंदम आ जाती है, फिर साल बाद कोई साल बाद हमारे पास कॉटन आ जाती है। इसी तरह रोज़मर्रा की जो मामलात है हमारी सब्जी के खाने के, फल आ जाते हैं हमारे, वो हमें सिर्फ अब बचाए हुए हैं। वरना अगर हमारा ये मुकम्मल उधर इम्पोर्ट के ऊपर होता तो हम कब से बंद हो चुके होते। जो पाकिस्तानी अशिया है वो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो सीज़न जिस वक्त होता है, भरपूर सीज़न की जो सब्जी हैं या फल है, वो थोड़ा टाइम के लिए एक मुनासिब रेट में इस वक्त अब नज़र आते हैं। अब वो मुनासिब रेट ये है कि इतनी महंगाई के साथ है तो वो भी बहुत ज्यादा रेट। मुनासिब रेट ये है कि 20 रुपए वाला किन्नू जो है वो 220 रुपए में दस्तयाब है। हाँ, बिल्कुल देखे ना, महंगाई उस तरीके से। लेकिन ये सीजन में रहा है 80 रुपए 60 रुपए, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, सीजन में, इस पूरे सीजन में 150 रुपए से कम नहीं आया। 150 कुछ टाइम आया है इसमें। चले हम कह रहे हैं एवरेजन तो ये 200 रुपए हम कह लेना कि किन्नू का रेट हो गया है, तो वो भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो आपकी है बात, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इससे मुझे इख्तलाफ नहीं। लेकिन ये जो महंगाई का जिन है, ये कैसे हम काबू करेंगे, ये कैसे बोतल में बंद करेंगे, इसके बारे में हमारे जो हुक्मरान है वो कोई होश के नाखून ही नहीं ले रहे। वो अपनी लड़ाइयों में, अपने स्टेटस को मेंटेन करने में, आज ये देखे हुक्मरानों के जो भी हुक्मरान है उनके असासाजात देख ले, ब्यूरोक्रेट्स के असासाजात देख ले, स्टैब्लिशमेंट के देख ले, अदलिया के देख ले। बात यह है कि ये व्हाट्सएप ने, मीडिया ने बड़ा शऊर दिया है, शायद हमें पहले नहीं पता होता था। अब कौन सी खबर, कौन सी बात है जो ढकी छुपी है। हाँ। एक दिन एक किसी चीज पे वो उस मसले को उजागर किया जाता है, वो तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये तमाम की तमाम लिस्टें आ चुकी हैं, तमाम जनाब ये जो असासाजात लोगों ने बनाए हैं गैर कानूनी तरीके से, अपनी आमदन से ज्यादा असासाजात बनाए हैं, नैब में गए हैं, दूसरे इदारों में गए हैं, लेकिन क्या हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं? तो आप क्या समझते हैं इस टाइम जो सारी सूरत हाल है, इसमें ताजर अपना किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं? ताजर तो इसी तरह ही है कि वो तो अपने मामलात रो धो के चला रहे हैं, और जो उन्होंने एक हिस्सा बेरोजगारी को ख़त्म करने का वो जो बेड़ा उठाया हुआ है, वो तो अपना अदा कर ही रही है ना, कि अपनी दुकानों पे गरीब लोगों को रोजगार भी देते हैं, सेलमैन भी रखते हैं, मुलाजम भी रखते हैं। ताजर हर सतह के ऊपर इस जंग की लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, जो छोटे ताजर होते हैं, जो छोटे ताजर अक्सर हमारे शो में भी आते हैं, तो वो ये हमेशा वो नाराज ही नजर आते हैं, क्योंकि ताजर भी एक ही जगह प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नजर नहीं आते। देखिए मसाइल तो एक है, ये एक अलग इशू है कि हम लोग इकट्ठे चले नहीं भी होते,
हमारे मसले के जो मरकजी तंजीम है, चेयरमैन आल पाकिस्तान ख्वाजा शफीक साहब की हम क़यादत में जनाब इस बेड़े को, इस काम को लेके चल रहे होते हैं। बात यह कि उन्होंने पिछले 2-3 दिन पहले भी, 3 दिन पहले ये जनाजा हरम गेट चौक के ऊपर महंगाई के खिलाफ जो है ना इhtजाजी मुजाहरा भी किया है, वहाँ मार्च भी किया है। उससे पहले फिर बोरगेट चौक पे ये इhtजाजी मुजाहरा हुआ है। ताजर तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बाकी ये पार्टी है ताजर की ग्रुपबंदी, ये तो हर जगह पे, हर आप डिपार्टमेंट में कह ले, हुकूमती सतह पे कह ले, पार्टियां तो होती है, इसमें कोई इशू वाली इतनी बात नहीं है। लेकिन इशू जो है हमारा सबका एक ही है, उसके ऊपर हम इकट्ठे ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये जनाब जो महंगाई का इशू है कोई एक ताजर तंजीम का नहीं है, कोई एक तो मार्केट का नहीं है, ये तो आप पूरे पाकिस्तान का जो मसला है, इसके लिए तो सबकी आवाज एक ही है कि इसको कंट्रोल करें, इसमें कोई आप बेहतरी लाए। ये तो आए दिन रुक ही नहीं रहा, आप हर दिन देखते हैं उसमें कोई ना कोई चीजों के रेट जो है ना बढ़ रहे हैं, और वो समझ से बाहर हैं कि बेचारे लोग क्या करें। जो डेली बेसिस वाले मुलाजमीन हैं, या छोटे दुकानदार हैं, या मुतवस्सित तबके के दुकानदार हैं, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करें। वो अपने बच्चों के फीसें, जो घरों के किराए हैं, उनके जो मामलात हैं, वो किस तरह करें। या आप ये देखें मार्केटों में 40% लोग जो है ना किराए की दुकानों पे बैठे होते हैं। अब इतने किराए बढ़ चुके हैं, उन्होंने वो किराए भी देने होते हैं, फिर बिजली के बेतहाशा बिल आए होते हैं, उन्होंने वो भी देने हैं, फिर घरों में बिजली के बिल, ये सारे अखराजात सब बंदों के साथ है। लेकिन किराए का मकान और किराए की शॉप आपके लिए वो भी एक बड़ा इशू होता है कि आपने उसको भी मेंटेन करके चलाना है। तो इस वक्त जो है 40% मार्केटों में लोग जो है ना किराए की दुकानों पर बैठे होते हैं। सही। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे आज डॉलर जो है वो फिर से 2 रुपए जो है वो बढ़ गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस वक्त जाहिर है इस हुकूमत कोई भी हो, उसका मेजर कंसर्न यही होता है कि किसी न किसी तरह आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल सर, इस पे हम बात करते हैं। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बात हो रही थी हमारी डॉलर जो है वो महंगा हो गया और महंगाई को किस तरह कंट्रोल। आप पूछ रहे थे कि महंगाई किस तरह कंट्रोल हो सकती है। देखिए, सबसे अहम जो मामला हुआ है वो डॉलर के जो रेज हुआ है, उसकी जो कदर है उसमें इजाफा हुआ है। अभी इस थोड़े से अरसे में 91 रुपए का इजाफा हुआ है। आप ये देखें कि अगर डॉलर का नर्ख जो है वो डबल हो गया है, तो जाहिर है हमारी जो भी चीज़ थी जो हम इंपोर्ट करते थे वो लामहला उसकी कीमत डबल हो गई। ठीक है, वो हमने देखा है कि जितनी भी इंपोर्टेड अशिया थी आप देखें उनकी कीमत डबल हो गई। इसलिए कि हमने डॉलर में खरीदना है, तो जाहिर है अगर वहाँ डबल पेमेंट करनी है तो उसकी कीमत डबल हो जाएगी। अब मामला ये है कि ये जो डॉलर का कदर बढ़ रही है डॉलर की, ये रुक नहीं रही, मुसलसल बढ़ रही है। अभी आपने जिक्र किया 2 रुपए मजीद इजाफा हो गया। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि ये उसका इजाफा रुके, फिर इसको हम अपनी करेंसी को, अपने रुपए को बतदरीज मजबूत करके उसको ऊपर उठाएं और डॉलर की कदर नीचे आए, उससे इम्पैक्ट होगा। अब ये कैसे मुमकिन होगा? हम फंसे हुए हैं, हम IMF से हमें एक प्रोग्राम है जिस पे हम नेगोशिएशन कर रहे हैं और काफ़ी सारी नेगोशिएशन हो गई है और इम्कान है कि जल्दी उनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, एक मुआहदा हो जाएगा। उससे ये होगा कि IMF से हमें सपोर्ट फंड मिल जाएगा, वहाँ से मिलेगा तो फिर हमारे बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी वादा किया हुआ है कि IMF से मामला ठीक हो जाए तो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ से जब हमारे पास डॉलर आएंगे तो उम्मीद है कि रुपए के ऊपर जो दबाव है वो निस्बतन कम हो जाएगा और वहाँ से सिलसिला रुकेगा। एक तो ये पहलू है जो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये भी सारा आर्जी बंदोबस्त है। अगर हमने आगे बढ़ना है, अपने लोगों को मजबूत करना है, अपनी मईशत को मजबूत करना है, तो हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि हम डॉलर ज़्यादा अर्न करें। वो कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है, जितनी हम दरामदात कर रहे हैं, बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम अपने मुल्क से बाहर भेजें, चीज़ें भेज कर बेचें और बेच के हम डॉलर कमाएं, तो फिर तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। दूसरा रास्ता ये है कि हमारे जो बाहर लोग मौजूद हैं, जो रोज़गार के लिए गए हुए हैं, कारोबार के लिए गए हुए हैं, वो अपनी रकूम वहाँ मेहनत करके, रोज़ी करके वो वापस पाकिस्तान भेजते हैं। वो ज़रूरी है कि वो सारा जो पैसे आते हैं वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए आएँ, ताकि हमारे पास जो रेमिटेंसेस हैं हमें डॉलर की सूरत मिल जाए। इसलिए कि अगर मेरा कोई अजीज़
यूएई में, सऊदी अरब में किसी भी जगह पर काम कर रहा है और अगर वो $2000 कमा रहा है तो वो $2000 जब मुझे भेजेगा तो मुझे तो वो $2000 के बदले रुपए, मुझे तो रुपए चाहिए ना पाकिस्तान में, डॉलर का मैं क्या करूंगा, अगर डॉलर आ भी जाए तो फिर भी मैं तोड़ाऊंगा, ठीक है। तो मुझे रुपए चाहिए, लेकिन वो बैंक में या हुकूमत के पास डॉलर आ जाएगा, ठीक है। अब हो ये रहा है कि हमारे बहुत सारे लोग दोबारा हुंडी और हवाला की तरफ चले गए। हुंडी और हवाला ये है कि आपने वहां $2000 कमाए, आपने वहीं एक बंदे को दिए, उसका एक एजेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने उसके बदले में आपको $2000 के बदले में पैसे दे दिए। अब वो डॉलर वहीं रह गया, वो पाकिस्तान नहीं आया। तो ये रेमिटेंसेस हमने बढ़ाने ताकि ये डॉलर के ऊपर जो इसकी कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रुपए पर दबाव है ये कम हो सके। सही। ये एक रास्ता तो ये हो गया ना कि हमने महंगाई इस तरह एक कम करनी है। दूसरी सूरत ये है कि हमने अपनी पैदावार बढ़ानी है, ये बड़ा जरूरी है। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर से मंगवा रहे हैं, हमें उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब खुदरी तेल 1000 अरब रुपए खर्च करते खुदरी तेल पर जो है ना, हमें जरूरत है ये मंगवाना है, जो उसको हमने लोगों को जो है घी भी देना है और तेल भी देना है। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने मुल्क में वो सारी फसलें काश्त करें जिससे हमें खुर्दनी तेल मिल सके। अच्छा, चाय की पत्ती है, अब चाय हमने पूरे मुल्क को आदी कर दिया है, इतना आदी कर दिया है कि चाय के बगैर एक मिनट कोई बंदा रहता नहीं है। लेकिन ये चाय बड़ा बोझ है हमारी मईशत पर। हमारे यहाँ चाय की पत्ती नहीं होती, हम बाहर से मंगवाते हैं, उसके लिए डॉलर पे करते हैं। भाई अगर आपने चाय पीनी है तो फिर चाय की काश्त का बंदोबस्त करें। हमारे पास बहुत सारे इलाके हैं जहाँ काश्त हो सकती है, सूटेबल है। अब आप देखें ना, बहुत सारे फल यहाँ पर आए जो काश्त नहीं हो सकते थे, लेकिन काश्त किए तो वो लहरे बहरे हो गई हैं, हर तरफ वो फल नजर आते हैं, ठीक है। तो ये दालों की तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, दालें लोकल हों, चाय की पत्ती हम जो है वो अपने यहाँ पैदा करें, खुदनी तेल के हवाले से काम करें। फिर हम जो एक तो ये महंगाई इससे कम होगी। दूसरा ये है कि अपने जो हमारी पैदावार है, देखें अभी ठीक फरमा रहे थे कि अगर कोई फसल आती है तो उससे एक मईशत को एक थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है और फिर खाने पीने की चीजें हमें दस्तयाब हो जाती हैं। हम 27-28 लाख मेट्रिक टन जो है गंदम पैदा कर लेते हैं और जो मंगवाते हैं वो थोड़ी मंगवाते हैं। अअगर ये सारी मंगवानी हो तो सोचें कि क्या प्रेशर आ जाएगा। तो हमें अपनी पैदावार ना, जो भी पैदावार है उसको हम आसानी से उसमें 15-20-25% थोड़ी सी चीजें सीधी करके इजाफा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, डॉक्टर साहब की जो बातें हैं महंगाई के रोकने के लिए या इस क्राइसिस से निकलने के लिए, डॉक्टर साहब ने जैसे ये कहना कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जी नो डाउट यही एक हल है कि हम अपने मुल्क की जो मसनूआत है वो बेहतर बनाएं और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। दूसरी बात यह, जो पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे ओवरसीज भाई हैं, वो कानूनी तरीके से हमें यहाँ डॉलर भेजे, ये भी तरीका ठीक है। तीसरी बात ये है कि हमारी जो ज़राअत है उसे बेहतर किया जाए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल चीज़ होती है कि वो हर 2-3 महीने बाद जैसे फसल आती है मुल्क में, वो पैसे की रेल पेल होती है, लोगों की ज़रूरत भी पूरी होती है। मेन चीज़ ज़रूरत भी तो पूरी करनी है। ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर हमने कई दफ़ा मुख्तलिफ फिगर, डॉक्टर साहब ने भी अभी ये बताया, इतना हमारा रुपये की कदर कम हो गई डॉलर के हिसाब से 51%। ये सारी फिगर बातें हम सुनते आ रहे हैं। इसमें सब चीज़ों को उस वक्त ये कंट्रोल किया जा सकेगा या इस पर बेहतरी लाई जा सकेगी जब हुकूमती इदारों की तरफ से जो फजूल खर्ची है, जो हमारे अरकान कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, जितने भी बैरोक्रेट्स, जितने भी वकला, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट, इनके अखराजातों में जब तक कमी नहीं आएगी, इधर से तो हम भरते हैं, नीचे से हमारा बर्तन लीक है, वो जो हम भरते हैं वो उसी में ज़ाया हो जाता है। उनकी शहाना ज़िंदगी, उनके शहाना प्रोटोकॉल, उनके जनाब साहब ये अखराजात जो है, जब तक ये कंट्रोल नहीं करेंगे, आप ये देखें कि जब तक हमारी सरकारी इदारों में बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल, वाटा से फ्री यूनिट, इसी तरह उन्हें बारात बड़ी गाड़ियों की, उसके पेट्रोल, इसी तरह उनके घरों के जो किराए हैं वो गवर्नमेंट से वसूल किए जाते हैं। ये एक बड़ी जुल्म और ज्यादती वाली बात है। एक तो उनकी लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, दूसरा उनको लाखों से बढ़कर ये सहूलियात दी जाती हैं। इसके अलावा उनकी जो है ये बात यहाँ तक नहीं ख़त्म होती, आवाम के ऊपर जो ये रिश्वत का जो एक डंडा है, हर महकमे में आप ये देख ले, वो बड़ा एक जुल्म वाला एक तरीक़ाकार इख्तियार हो चुका है। तो जब तक हमारे हुक्मरान इसके बारे में बेहतर पॉलिसी नहीं बनाएंगे,
ये मराते ख़त्म नहीं करेंगे, अवाम को सहूलत की तरफ नहीं आएंगे। ये जो कुछ भी आता जाएगा ये लीकेज की सूरत में जाता जाएगा। आज से पहले वाकई हमने नहीं ये सुना था कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा या डिफॉल्ट वाली कोई बातें हो जाएंगी। अब ये हमारा ज़हन बना रहे हैं कि अच्छा डिफॉल्ट हो गया तो क्या हुआ, मुल्क डिफॉल्ट होते रहते हैं। वो भाई मुल्क डिफॉल्ट होते रहते हैं, हुक्मरानों ने कुर्बानियां फिर देना होती हैं। हुक्मरान अपनी चीज़ें छोड़ छाड़ के मुल्कों के लिए उसको बैलेंस करते हैं, मुल्कों को उठाते हैं। आपके गैर मुल्की असासाजात पाकिस्तान में आने चाहिए, हुकूमत का खजाना भरना चाहिए इस मौके पे। जैसे आप लोगों ने खाया है, खर्च किया है, याशी की है, आपने बिल्डिंगें बनाई हैं, आपने दुबईयों पे प्लाजा बनाए। मैंने पहले सेगमेंट में आपको ये कही है, आज कोई खबर लुकी ढकी छुपी नहीं है। एक मरतबा वो एक किसी भी मीडिया पे आने की बात है, उसके बाद पूरी दुनिया में पता है, उसकी कोई तरदीद भी नहीं आती। फलाने हमारे वजीर हैं, उनके जनासा दुबई में प्लाजे हैं, और फलाने हमारे वजीर आजम है, उसके लंदन में प्लाजे हैं। हमारे फलाने जो हैं वो फंड हैं जो वो पार्टी खुर्द कर गई है। हमारी मजहबी जमातों के ये जनासा फंड प्लाट, ये बदर फांड, ये जब तक बंद नहीं होगी आप चाहे जो मर्जी कर ले, ये मुल्क ने इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ ही जाना है। ये उस वक्त तक बेहतरी आएगी जब हम अपने खर्चे अखराजात कंट्रोल नहीं करेंगे। देखिए जी, मेरे घर में मेरे कारोबार में परेशानी आई है, अगर मैं अपने घर के अखराजात कंट्रोल नहीं करूंगा मेरी परेशानी तो नहीं दूर हो सकती। मैं अपने आमदन से ज्यादा अखराजात ही करता रहूंगा तो आखिर मेरा क्या हाल होगा। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, अजीजुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अजीजुर रहमान अंसारी मैं बात कर रहा हूँ, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान शहर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी पहले बुखारी साहब जो फरमा रहे थे, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क की, इस वक्त माशी सूरत हाल है, बिगड़ती नहीं बल्कि बिगड़ चुकी है, बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं, पूरे कौम ही इससे मुतासर है। बुखारी साहब जो है ये एक बड़े ही अच्छे तजजिया निगार है, मैं समझता हूँ, बड़े जहीन आदमी है। दुनिया न्यूज में भी जब थे वहां पर भी इनके बड़ा काम, और यहाँ पर भी आपके चैनल में भी मैं बुखारी साहब से ये गुजारिश करूंगा, बुखारी साहब इतना मतलब एक वो चल रहा है, स्ट्राइक है, एक तहरीक चल रही है सोशल मीडिया पर भी, और आपके जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, जिनकी मराहत हैं ये खत्म होनी चाहिए। वो उसमें कोई भी है, किसी लेवल का भी है, वो जजेस हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी है, इनकी मराहत खत्म होनी चाहिए। तो क्या वजह है कि अब तक हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही कि इन बातों की तरफ जहां से हमारे बचत के जराए बहुत सारे हैं। अब मिसाल के तौर से जो हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है वो है बिजली का, जो बुनियादी जरूरत है ना गरीब आदमी की, वो है आटा, बिजली, पानी, ये चीजें हैं ना। तो बिजली के मुताबिक अब करोड़ों यूनिट जो है ये अपने जो इनके एम्प्लॉइज हैं उनको दे रहे हैं। क्या वो हमसे वो सरकार से तनख्वाह नहीं लेते? जो दूसरे महकमों के लोग हैं जो वापदा से हटके हैं, तो क्या उनको ये मराहत है? सिर्फ वापदा के महकमे के जो अफसरान है या जो मुलाजिमीन है उनको किसी को 500 करोड़ है, किसी को 1000 ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस पे लाजमी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, कॉलर हमारे साथ थे और उन्होंने सही बात की है। असल में देखें, जब हुक्मरान ये कह रहे हूँ कि हमारे हालात खराब हैं, हुक्मरान ऐसे समझने कि हमारे घर के सरबराह हैं। घर का सरबराह अगर ये कह रहा हो कि घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो हमें बेल्ट टाइटनिंग करनी है, अपने अखराजात घटाने हैं, तो सबसे पहले वो खुद नजर आना चाहिए कि उसने अखराजात घटा दिए हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान अभी भी कोशिश की गई है, कल भी ये कोशिश थी कि 15% हुकूमती अखराजात कम करने का फैसला किया गया है, बहुत सारी मराहत खत्म करने का फैसला किया गया, लेकिन अभी भी जो है सूरत हाल ऐसी नहीं है। एक तो ये है कि हमने पिछले कुछ अरसे में तनख्वाहों में बड़ा फर्क डाल दिया, हमने मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में फर्क डाल दिया। पहले ये होता था कि बेसिक पे स्केल था, उसके मुताबिक तनख्वाह मिलती थी, चाहे जो बंदा जिस महकमे में भी है तनख्वाह उसकी उसी पे स्केल के मुताबिक होती थी। लेकिन ये बड़ा तफावत आ गया, और एक और रास्ता हमने जो निकाला है वो मुख्तलिफ अलाउंसेस दे दिए। मतलब हमारी एग्जेक्टिव को एग्जेक्टिव अलाउंस, वही एग्जेक्टिव अलाउंस क्या होता है? हमारी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं, इन्वेस्टिगेशन अलाउंस, हम जो जुडिशरी में काम कर रहे हैं, जुडिशल अलाउंस। भाई आप तो वही अपना काम कर रहे हैं ना, या तो आपसे कोई इजाफी काम दिया जा रहा हो उसका अलाउंस होता है,
मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे सहाफ़त अलाउंस मिल जाए कि जी मैं ये सहाफ़त कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सारे महकमों ने जो ताकतवर थे उन्होंने साथ साथ जो है अपने अलाउंसेस लगवा लिए। फिर जाहिर है लोग ये देखते हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि जी टैक्स दें जी, हालात ख़राब है, और वही जो टैक्स लेने के लिए आने वाला बंदा है वो 1.5 करोड़ रुपए की सरकारी गाड़ी में आ रहा है, तो वो कहते हैं कि ये क्या बात है, हमारे पास मोटरसाइकिल के पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, ये हमारे ही पैसों से खरीदी हुई गाड़ी है, उस पर बैठ कर आ रहा है और उसमें जो है वो भारी अखराजात करके उसके करोफर है, ये खत्म नहीं हो रहे। आप देखें वो मंजर कहीं नजर नहीं आ रहा ना कि वो अपनी बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हो। तो ये इस पे अवाम का और लोगों का जो खदशात हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल ठीक है। और ये देखें अब गरीब बंदा तो टैक्स पे कर ही रहा है ना। अच्छा, ये कर्जे का बोझ बढ़ गया ना। हमने तो नहीं कहा था कि आप कर्जा लें, आपने कहा था आप कर्जदार होगी। इस मुल्क में बसने वाला हर शहरी जो है वो कर्जदार हो गया। हमने तो कर्जा नहीं कहा था कि आप लेकर आए, आप कर्जा ले आए हैं, पता नहीं कहाँ खर्च किया है, अब हमें कहते हैं कि जी ये कर्ज उतारे। तो हम क्यों उतारे, हमने तो नहीं लिया था आपसे कर्ज, ठीक है ना। आपने लाए थे तो आप या तो कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट करते तो प्रोडक्टिविटी होती। आपने ना हमें डैम्स बना के दिए, ना आपने मुल्क में कोई कारोबार जो है एनहांस किए, ना कोई तजारत हुई, ना एक्सपोर्ट बढ़ी, तो वो पैसे किधर आपने खर्च कर दिए। हमने आपको नहीं कहा था कि आप कर्ज लेके आप ना बनाते, पुल ना बनाते। हमने तो आपको नहीं कहा था कि ये अच्छा जी नहीं लाजमी कर्ज लेके बनाए। अब मैं कर्ज लेके गाड़ी ले लूं, कर्ज लेके मैं आलीशान घर बना लूं, तो मुझे वो कर्ज उतारना है ना। और फिर मैं कहूं कि जी अब मेरे पास कर्ज उतारने के पैसे नहीं है तो हमसाये मदद करें, तो हमसाये मदद क्यों करेंगे। हाँ, एक किस्म का मुल्क के ऊपर तो बोझ बन गया है ना। एक आम बंदा तो है वो कह इनडायरेक्टली वो टैक्स पे कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो अमीर है, जिसके पास बहुत कुछ है, बेतहाशा है, असासे हैं, सब कुछ है, तो उसके ऊपर जब टैक्स की बात है तो वो कहीं ना कहीं से अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल के फरार हो जाता है। ताजरों से भी ये गिला शिकवा है लोगों का। वो कहते हैं कि जी ये सारे कारोबार करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। सर आप क्या कहना चाहेंगे वैसे इस बारे में? देखिए जी, जो ये टैक्स देने वाली बात है ना, ये सबसे ज्यादा ताजरी तो है जो टैक्स देते हैं। हर चीज पे तो हम टैक्स दे रहे हैं, कई कई गुना जगह पे हम टैक्स दे रहे हैं। बाकी ये जो टैक्स वाले इदारों का ये गिला है कि ताजर इस नेटवर्क पे नहीं आते, तो हमने कब मना किया जो लोग इस नेटवर्क पे नहीं आए उसे आप नेटवर्क पे ना लाएं। ये भी तो उस इदारे की कमजोरी है, उसकी गलती है, कोताही है कि वो उड़ते हैं, ओवरऑल सारा टैक्स तो लगा देते हैं। जो ये इंडिविजुअली टैक्स है उसमें अगर ये नहीं लगा सकते तो ये इनका मसला। हमने तो कहा है कि आप अपने पेयर बढ़ाएं, ना कि ओवरऑल टैक्स बढ़ा दिया करें। तो बाकी रहा ताजर तो हर चीज पे टैक्स दे रहा है। मैं पिछले दिनों एक व्हाट्सएप पे देख रहा था, पढ़ा, उसमें एक आया हुआ था लिस्ट। बुखारी साहब, बात ये है कि जो हमारी एक मोटरवे है उसके ऊपर उन्होंने कैलकुलेट किया कि कितनी गाड़ियां रोजाना की गुजरती हैं और कितना टैक्स वसूल होता है। वो करोड़ों रुपए रोज का, बल्कि अरबों रुपए तक चला जाता है रोजाना टैक्स जो है पूरे हमारे मोटरवे 2 में, 3 में, 5 पे। और इसके अलावा जितने और रोडों के ऊपर, जीटी रोड पे हो जाए, दूसरे जो प्लाजे बने हुए हैं जहाँ से आप टाल प्लाजा खरीद ये टोल टैक्स लेते हैं, तो ये पैसे कहाँ जाते हैं। इसी तरह हुकूमत को बहुत ज्यादा आमदन ये सारे कौन देता है, ये अवामी तो दे रही है। हम अपनी गाड़ी में सफर करते हैं, पेट्रोल के ऊपर टैक्स देते हैं, गाड़ियों पे टैक्स देते हैं, फिर उसके बाद उसके टोल प्लाजों पे टैक्स देते हैं। जगह जगह के टैक्स तो ताजर ही दे रहे हैं। तो ये बात करना कि ताजर टैक्स देते हैं, आगे उनकी जब तक मराते खत्म नहीं होंगी, उनकी अय्याशी हुकूमतों की खत्म नहीं होगी। मेरे अभी ये जो कॉलर है मेरे भाई अजीजुर रहमान अंसारी साहब, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के जनरल सेक्रेटरी है, मेरे ही ग्रुप के हैं। मैं बल्कि उनकी जेरे सरपरस्ती ही काम करता हूँ। मैं उन्हीं की ये आवाज आगे आपको पहुंचा रहा हूं कि ये जब तक हमारी मराते हुक्मरानों की खत्म नहीं होंगी, इनकी बिजली के यूनिट, इनके एसी के जनासा चलना, इनके सर्दियों में हीटर चलना, इनकी गाड़ियों के पेट्रोल जब तक खत्म नहीं होंगी। आप छुट्टी वाले दिन देख ले, रोडों के ऊपर इनके बच्चों को जो गाड़ियां सरकारी ड्यूटियां दे रही होती है वो किस कानून के तहत दे रही है, उस पर क्या खर्चे नहीं आ रहे होते, तो वो कौन दे रहा है? ये आवाम दे रही है, ये ताजर ही टैक्स की सूरत में दे रहे हैं। और कहां से इनको पैसे आ रहे हैं, और ये अय्याशों में लगे हुए। बात वही है, जब तक ये मराते अय्याशी खत्म नहीं होंगी, आप जो हरबे मर्जी इस्तेमाल कर लें, आप अपनी इंपोर्ट भी बढ़ा लें, आप अपने जो है ना ओवरसीज से पैसा भी मंगवा लें बैंकों में, लेकिन आके जब तक आपके बर्तन में लीक जो हो रहा है, जो सुराख है वो बंद नहीं करेंगे, ये मामला इस तरह चलता रहेगा। 20 मरतबा हमारे चैम्बर के जो सदर है जफर इकबाल सदीकी साहब ने टैक्स इस्लाहात के बारे में, बहुत काबिल आदमी है, उन्होंने 20 मरतबा FBR में बैठ पे, एक्साइज में बैठ के उनके अपनी तजावीज़ दी है, टैक्सों को
कलेक्ट करने का उसमें तजावीज़ होती है, ताजरों को रिलीफ देने की बात होती है, उसमें टैक्स बढ़ाने के तरीक़ाकार का होता है, लेकिन उनकी तजावीज़ पे बिल्कुल अमल नहीं किया जाता, बल्कि वो बस एक रद्दी के कागज़ी टुकड़े की तरफ हो जाती है और उनके जो जालमाना टैक्स है वो लागू हो जाते हैं। आए दिन तो ये टैक्स हमसे वसूल करते हैं, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा देते हैं, हर साल इनकम टैक्स बढ़ जाता है, हर चीज़ के ऊपर जो अब ये 17 से 18% हुआ है, ये हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा है, ये कौन दे रहा है? लेकिन इससे जो ज्यादा मुतासिर जो है वो आम तबका ही है ना, आवाम हमारी जो है वो परेशानी का। देखिए ये जो अभी बात हमारे ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की है जी। अच्छा, उससे हर आदमी मुतासिर हो रहा है। एक बैगर है, एक फकीर है, अच्छा वो भीख मांग के आया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अगर कोई चीज खरीदनी है तो उस पर भी टैक्स दे रहा है, क्योंकि जनरल सेल्स टैक्स हर चीज पर आए थे। आप जीएसटी दे रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने माचिस खरीदी है, आप सड़क पर है, जहां भी आप मौजूद हैं आप टैक्स दे रहे हैं, वो तो सारी कौम दे रही है। अब हुकूमत को, रियासत को आसान रास्ता ये मिला है कि लोगों से हिडन टैक्स ले लिया जाए। आपके बिजली के बिल में डाल दिए टैक्सेस ना, तो आपसे वसूल, ये जीएसटी है डाल दिया है। अब अमीर गरीब की तखसीस के बगैर देखें, एक आदमी लैंड क्रूजर पर जा रहा है, वो भी वही उसी रेट पे खरीद रहा है चीज, ये गरीब आदमी है। तो मैं पहले भी बात आपसे कर चुका हूँ कि हमें तो हुकूमत की कहीं भी रेट नजर नहीं आती, ये माफिया है, इससे बड़ा भी कोई होगा। असल में डायरेक्ट टैक्सेस लेने चाहिए, लोगों के इनकम पर टैक्स होना चाहिए। कि अगर एक बड़ा ताजिर है जो रोजाना 2 करोड़ रुपए का कारोबार करता है, वो बाकी तो चले वो दे रहा है, लेकिन वो 2 करोड़ रुपए जो उसने, उसमें से अगर उसने 20 लाख रुपए भी अर्न किया है रोजाना, तो उसमें डायरेक्ट टैक्स लेना चाहिए। दुनिया भर में ऐसा होता है। जैसे रियल एस्टेट की हम अगर बात करें, अगर फॉर एग्जांपल इस पे भी बड़ा हुआ कि लोगों ने इंडस्ट्रीज अपनी बंद करके वो लोग रियल एस्टेट की तरफ आ गए। रियासत जो है ना वो कोशिश करती है कि उनसे बराह रास्त टैक्स वसूली नहीं हो रही, ये नाकामी है हमारे यहाँ। उसकी वजह ये है कि जब आप FBR के लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारी पूरी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ना होने की वजह से हम जो है टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे। तो उनके पास यही आसान रास्ता नजर आता है। IMF ने भी हमें वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के रास्ते बताए हैं कि जी आप इस तरह वसूल कर लें, इस बिजली पर वसूल कर लें, पेट्रोल पर वसूल कर लें। अब तेल आपने भरवाना है, वहां पे टैक्स आपने पे करना है, ठीक है, वो लेवी बढ़ा दी जाए। हम ये कह रहे हैं, और रियासतें भी इसी तरह आगे जाती हैं कि जो जितना अर्न कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, उसके मुताबिक उससे टैक्स लिया जाए। बिल्कुल, तो मैंने भी आपसे गुजारिश की है कि टैक्स पेयर बढ़ाए, ये तो इदारे का काम है ना, ये इदारे की नाहिली है। अगर ये टैक्स जनरेट नहीं करते या जो इनके टारगेट है उससे ज्यादा आवाम से ये टैक्स लेते हैं, जहां तक ये बात है कि लोग टैक्स नेट में शामिल नहीं है, तो ये इदारे का काम है, ये करना चाहिए। उस पर भी तो इदारे की करप्शन ही नजर आती है। अगर कोई लोग नहीं उसमें टैक्स में आ रहे तो वो इदारे की मिली भगत मैं कहूँगा। जैसे कि एक आपको छोटी सी मिसाल दूं, आप देखें, चलें ये जो ताजर हजरात हैं उनका गिला है कि जी हमें टैक्स नेट में लाया जाए, तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पता हो कि ये हमारे ऊपर खर्च हो रहा है, जायज जगह पर खर्च हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें कि हम पूरे मुल्क में कैंपेन चलाते हैं कि गोशवारे जमा करवाएं, गोशवारे जमा करवाएं। हम एक ऑर्डर के जरिए अपने सारे सरकारी मुलाजमीन के गोशवारे जमा करवा सकते हैं कि जी सुबह आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर आपने गोशवारा जमा, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई कानून नहीं, वो गोशवारे जमा नहीं कराते। यही तो बात है सर, कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी को रिलीफ किसी तरीके से मिल जाता है और वो उससे छुटकारा हासिल कर लेता है, और एक जो बोझ है वो तमाम जितने भी गरीब हैं या आम तबका है वो मुतासिर होता है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।